चलिए जी, स्क्रीन शेयर्ड है, अब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन को। जी, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। जितने भी हमारे सेशंस होंगे इंशाल्लाह वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे और आफ्टर सेशन जो है वो आपके साथ उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो शेयर कर दी जाएगी। उसका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एलएमएस की। एलएमएस इज़ बेसिकली एलएमएस स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो आपको पोर्टल अभी नज़र आ रहा है, ये आपका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर आप आई एम लर्निंग के टैब में जाते हैं तो आपके पास जो आपके एनरोल्ड कोर्सेज हैं वो आपके पास शो होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपने कोर्स की जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, अगर इसको हम लॉन्च करते हैं तो एलएमएस के ऊपर जो नेटअकैड एलएमएस है, अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो ये लिखा हुआ है lms.netacad। ये तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो सिस्को की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जो भी जो है स्टूडेंट्स उनके एनरोल होते हैं सीसीएनए में, साइबर सिक्योरिटी में या जितने भी कोर्सेज जो है वो अभी तक सेल कर रहे हैं उन सब के अंदर। इन कोर्सेज के अंदर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो करवा रही है पीडीसी डोमेन के अंदर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर के अंदर या आईटीयू डीटीसी के इनिशिएटिव के साथ, तो उन कोर्सेज के अंदर आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए कैंपस विजिट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? चाहे आपने एग्ज़ाम देना है, चाहे आपने क्विज़ देना है, कुछ भी आपने अटेम्प्ट करना है, कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी है, आप अपने घर से बैठ के उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं, आपको कैंपस विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो कोर्स कंप्लीशन के बाद जो इसका सर्टिफ़िकेट होगा, वो भी आपको वाया ईमेल जो है आपको रिसीव हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर साइन सर्टिफ़िकेट जो है। यानी कि आपको इसमें ये परेशानी नहीं है कि हमें कैंपस में जाना पड़ेगा और इसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा सारा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको सिंपली अपना एलएमएस के ऊपर हर चीज़ को मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपके जैसे लर्न चैप्टर 1 है, इस चैप्टर के अगेंस्ट यहाँ पे क्विज़ है, जो आपको अटेम्प्ट करना होगा जब आप इस चैप्टर को क्लियर कर लोगे। टोटल 5 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। एट द एंड पे आपको एंड ऑफ कोर्स फीडबैक अटेम्प्ट करना है, जो कि मस्ट है। फिर आपको फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ये 2 एक्टिविटीज़ मस्ट बेसिस के ऊपर आपने करनी है। चैप्टर एग्जाम्स अगर आपके मिस हो जाते हैं या आप उसमें फेल कर जाते हो, तो उसमें भी जो है वो रिलैक्सेशन है, नॉट एन इश्यू। लेकिन कोर्स कंप्लीशन के लिए जो है वो आपको एंड ऑफ कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम, ये 2 चीज़ें मस्ट बेसिस के ऊपर अटेम्प्ट करनी है। और चैप्टर एग्जाम्स भी जो हैं वो आपको मस्ट बेसिस के ऊपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे जो है आपको बेटर एक जो है वो आइडिया हो जाता है फाइनल एग्जाम के लिए। और अगर आप अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं फाइनल एग्जाम में, तो चैप्टर एग्जाम जो हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, जैसे कि आप टेस्टिंग सिस्टम से फेमिलियर होंगे। क्विज की लास्ट डेट जो है, मैं आपको कोर्स कंडक्शन प्लान जो है वो सेंड कर चुका हूँ। तो उसके अंदर जो है वो सारी चीजें जो है वो मेंशन है। जैसा कि अगर मैं अभी कोर्स कंडक्शन प्लान को अपने पास ओपन करता हूँ, तो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी कोर्स कंडक्शन प्लान, जी स्क्रीन मेरी शेयर्ड है सबके साथ। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो स्क्रीन, नो स्क्रीन, नो शेयर, नो स्क्रीन, नो स्क्रीन। ओके ओके ओके, चलें चलें, मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। स्क्रीन शेयर की थी लेकिन शायद कोई एरर आया है, तो उसकी वजह से ये जो है ना वो हो गया था। चलें जी, आपको अब स्क्रीन जो है वो विजिबल हो गई होगी यहाँ पे। चलें, अब दोबारा से मैं एक दफ़ा कोर्स की तरफ आता हूँ कि ये नेटअकैड ही आपका एलएमएस है, ये तो आप सब लोग अब समझ ही होंगे। और क्विज़ जो है आपको सिंपल अटेम्प्ट करने के लिए ये एथिक्स क्विज़ है, आप इसको ओपन लिंक करेंगे, तो यहाँ से आपका जो है वो क्विज़ आपके पास आ जाएगा और फिर आप जो है क्विज़ आपका अवेलेबल है, तो उसको आप अटेम्प्ट नाउ का आपके पास आएगा। जैसे मेरे पास ही आ रहा है प्रीव्यू क्विज़ नाउ, तो आपके पास अटेम्प्ट का आएगा। जैसे ही आप
अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आप अपने क्विज को मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में देखेंगे और सिंपली आप उसमें जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और एट द एंड जो है आप क्विज को सबमिट कर देंगे। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सबमिट हो जाएगा और हम तक रीच कर जाएगा। आपको किसी भी ईमेल की या कोई दूसरी एक्टिविटी की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्विज कंप्लीट करने के लिए। वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपके लाइव लेक्चर्स जो अभी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, इसी के अंदर आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। फाइनल क्विज़ क्विज़ के लिए आपके पास जो है वो 3 चांसेस होते हैं नॉर्मली। नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो 3 होते हैं। एलएमएस जो है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी। अगर आप देख सकते हैं तो वो ईमेल के अंदर भी आपको रिसीव हो चुका है बच्चे। आपका जो वीडियो लेक्चर है वो इसमें एक्चुअली थोड़ा-सा जो है ना वो सिनेरियो चेंज है कि इसमें आपको लाइव लेक्चर जो है वो डिलीवर किए जाते हैं। आज की जो क्लास है वो लाइव लेक्चर के लिए है। लेकिन क्योंकि आपकी क्यूरीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि आपको पहले उन क्यूरीज़ का जो है वो आंसर कर दूँ। तो अभी ये जो जैसे ही आपकी क्यूरीज़ खत्म होंगी तो मैं जो है वो क्लास की तरफ आऊँगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं आज का हमारा जो पहला चैप्टर है द नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी, आज हमने इसके साथ जो है वो कंटिन्यू करना है। तो इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन तो मिलेंगे, लेकिन आपको उससे पहले लाइव लेक्चर मिलेगा और उस लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएँगे आफ्टर दिस लेक्चर। और जैसा कि आपके पास कोर्स कंडक्शन प्लान आ चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी 12 मई, जैसे कि आज है 12 मई, तो आपकी क्लास 11 से 1 पे स्केड्यूल थी, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी क्लास आपकी 19 मई पे है, फिर 26 मई पे है, देन 03 जून के ऊपर है। फिर आप देख सकते हैं ये ग्रुप चैप्टर एग्जाम्स है, इसकी डेट आपको दे रहा है जी कि आप 1 जून से 7 जून तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम एंड कोर्स फीडबैक है, इसका भी आपको 8 जून से लेके 10 जून तक जो है वो आपके पास टाइम होगा। इस टाइम के इन बिटवीन आपने जो अपना फाइनल एग्जाम है उस कोर्स फीडबैक है वो अटेम्प्ट करना है। आपके चैप्टर एग्जाम्स, कोर्स फीडबैक इस टाइम के ऊपर भी एक्टिवेटेड हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सबको नहीं आ रही या आप में से कुछ बच्चों को इशू है? जिनको इशू है वो अपना जो है वो एक दफा देखें कि उन्होंने वॉइस कनेक्ट की हुई है अपने वेबएक्स के साथ। चलें, वॉइस क्लियर है, ठीक है जी। चलें, वो सम टाइम वॉइस ब्रेक हो जाती है क्योंकि माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बैंडविड्थ जो है वो सम टाइम चोक होती है। और मैं वॉइस के लिए एक और ट्राई कर सकता हूँ। नहीं जी, 90 सेकंड्स में नहीं करने हैं, अराउंड 30 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास क्विज़ को अटेम्प्ट करने के लिए। तो रिकॉर्डिंग जो है बच्चे आप सबके साथ नेटअकैड के थ्रू जो है वो शेयर कर दी जाएगी। जैसा कि आपको मैं नेटअकैड के थ्रू जो आपको मैसेजेस अभी तक रिसीव हुए हैं, सेम उसी फॉर्मेट में आपके पास लिंक रिसीव हो जाएगा और आपको सिंपली जो है उस लिंक को ओपन करना है और आप रिकॉर्डेड सेशन को सुन सकते हैं।
मीटिंग जो है वो 11 बजे स्टार्ट हुई है। जैसा कि आपको इसका लिंक रिसीव हो गया था, तो उसके अंदर भी मेंशन था कि क्लास किस टाइम पे स्टार्ट होगी और किस टाइम पे एंड होगी। काइंडली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, उसे डिटेल्ड फॉर्म में जो है वो देखा करें। आप ताकि आपको जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको उनके लिए जो है वो क्यूरीज़ ना करनी पड़े। जी, क्विज़ की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है अभी कि आपके क्विज़ जो हैं वो आपको एक्टिवेटेड है और वो आपको आप अपनी हर क्लास के बाद जो है अपना रिस्पेक्टिव क्विज़ जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैं लिंक एक शेयर कर रहा हूँ www.netacad.com। ये आपके एलएमएस का लिंक है जी, जिससे आपको इन्विटेशंस भी आ रहे थे। जी, 30 सेकंड्स नहीं होंगे क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए, 30 मिनट्स होंगे आपके पास और 30 मिनट्स जो है अच्छा खासा टाइम है आपको 20-25 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने के लिए। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ जो है वो वापस आते हैं। जी, आप ये सेशन जो है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नो इश्यू एट ऑल। आप में से कोई भी जो है वो अनम्यूट नहीं करेगा और अपनी वीडियोज़ को भी जो है वो आप ऑफ रखोगे ताकि क्लास जो है वो स्मूथली कंडक्ट हो सके। अभी हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फिर जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आपने एनरोल किया है। अभी मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो स्किप कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। जी, 10th मई को जो वेबिनार कंडक्ट होना था, मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वो वेबिनार जो है, वो पोस्टपोन हुआ है क्योंकि उसमें जो हमारे स्पीकर गेस्ट थे, वो जो हैं अब्रॉड से हैं, तो उनके कुछ रीज़न्स थे और 10th मई को वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो उसको जो है 27th मई के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी जो आपका वेबिनार है, वो 27th मई को होगा। तो आप जिस कोर्स के अंदर इनरोल हैं, वो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के नाम से है कोर्स। तो अगर हम बात करते हैं द नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी कि साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के, आप नाम से ही फ़ेमिलियर हैं। सिक्योरिटी साइबर शायद एक न्यू टर्म होगी जो कि पिछले 40-50 साल के अंदर इवॉल्व की है। लेकिन सिक्योरिटी जो है ये शुरू से आ रहा है कि इंसान को जो है हार्मफुल एक्टिविटीज़ से सिक्योर होना पड़ता है, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे और वो हेल्थी रह सके। सारी चीज़ों के लिए हमें सिक्योर होना पड़ता है। तो साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब इंसान जो है अपना एक रियल वर्ल्ड से निकल के वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है कोलैबोरेशन इंसान की बहुत ज़्यादा होगी। उस वर्चुअल वर्ल्ड को जो है हम साइबर वर्ल्ड कंसिडर करते हैं। तो उस दुनिया के अंदर जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसकी नीड जो है वो साइबर सिक्योरिटी पूरा करती है। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इसमें ये बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने पर्सनल डाटा की वैल्यू क्या है आपकी और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डाटा जो है वो मोस्ट लीथल होता है, आपके जो पर्सनल डाटा है उसका पर्पस क्या है, किस तरह से आप जो आपका पर्सनल डाटा है वो हैकर्स के लिए प्रॉफिटेबल साबित होता है और वो उससे जो है वो अमीर भी हो सकते हैं, आपको गरीब भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डाटा आ जाता है कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल डाटा के अंदर जो है वो होती हैं और क्या इम्पैक्ट होता है जब एक सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। किस तरह का डाटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। अटैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं और साइबर वारफेयर जो है वो किस तरह से आज के दौर के अंदर वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल डाटा के बारे में एक छोटी-सी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से देना चाहूँगा। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क सिस्टम एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़ और हार्म। नेटवर्क सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो अभी जो हम इस वक़्त ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, ये सेशन कंडक्ट हो रहा है, तो इट्स पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क सिस्टम्स कि हम सब लोग जो है अपने घर से बैठ के फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस आप कोई कराची से होगा, मैं फैसलाबाद से हूँ, कोई लाहौर से होगा, बलूचिस्तान से होगा। तो क्योंकि पूरी
पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये क्लास क्रिएट हुई है, तो हम सब लोग एक नेटवर्क सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं और उसके थ्रू जो है हम ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो राइट नाउ एट द मोमेंट हम जो प्लानिंग कर रहे हैं या जो सेशन कर रहे हैं शायद वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यही सेशन जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे होते तो डेफिनेटली दे वांट टू सिक्योर इट कि इसको कोई और जो है अनऑथराइज्ड बंदा ना सुन सके या कोई अनऑथराइज्ड बंदा जो इसमें हम बात कर रहे हैं उसको ना सुन सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपने नेटवर्क को, अपने डिवाइसेस को सिक्योर करना पड़ता है। क्योंकि अगर डेटा जो है वो लीक आउट हो जाता है, अनऑथराइज्ड यूजर्स के पास चला जाता है, लेट्स से कि जैसे हमें यहाँ पे स्पाइस जो हैं आप देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज के वर्क करते हैं कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो अगर उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन चली जाती है जो कि आपके टॉप टीयर लेवल के ऊपर है, आर्मी लेवल के ऊपर है, तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर कंट्री एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन एज वेल। सो हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को सिक्योर करना पड़ता है। इसी तरह से हमारी रियल लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं। योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आइडेंटिटी जो है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। अगर हम ऑफलाइन आइडेंटिटी की बात करते हैं, योर आइडेंटिटी दैट इंटरेक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एट होम, स्कूल और वर्क, के आप फिजिकली जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो आपकी ऑफलाइन एक्टिविटी है कि आपको उसके लिए ऑनलाइन नहीं होना पड़ता। आपको जो है वो आप जिस तरह से आप बचपन से इंटरेक्ट करते आ रहे हैं या जिस तरह से आप बचपन से अपने आप को सिक्योर करते आ रहे हैं कि आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा धूप है तो आपने बाहर नहीं निकलना, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपने कपड़े जो है वो ज़्यादा पहनने हैं। इसी तरह से आपकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी भी है लेकिन उसकी नीड्स जो हैं वो टोटली और हैं। जब हम ऑनलाइन आइडेंटिटी की बात करते हैं, योर आइडेंटिटी व्हाइल यू आर इन अ साइबर स्पेस। अभी राइट नाउ ये एक साइबर स्पेस है जिसके ऊपर हम सब इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये आप सब लोगों की आइडेंटिटीज हैं जो मेरे पास शो आउट हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप सब लोगों की आइडेंटिटीज हैं। इस वक्त फिजिकली आप जो है अपने घर पे मौजूद हैं, लेकिन आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटीज हैं वो इस वक्त इस साइबर स्पेस के ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे जो है चैट के अंदर मैसेज आता है, लेट्स से मोहम्मद खुबैब की तरफ से, जो कि कोई थ्रेट है या कोई है, इटसेल्फ वो जो है वो खुबैब नहीं कर रहा, लेकिन कोई और है जो खुबैब के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर चुका है। खुबैब को पता भी नहीं है लेकिन उसका सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। उसकी वजह ये है कि खुबैब जो है फिजिकली उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, ठीक है, उसकी ऑनलाइन उसकी वर्चुअल आइडेंटिटी को वर्चुअली जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया गया। सो जो है इस तरह की चीजें जो हैं वो फिर साइबर स्पेस के ऊपर आपको देखने को मिल सकती हैं। योर आइडेंटिटी व्हाइल यू आर इन अ साइबर स्पेस शुड ओनली रिवील अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। अब एक चीज हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं कि इटसेल्फ हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम जो है वो कर रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं तो जितने भी लोग आप में से टूवर्स पे जाते हैं तो वो मेंशन करके जाते हैं जी के फ्लाइंग टू नॉर्दर्न एरियाज फॉर 5 डेज, फॉर 3 डेज। और अब इस तरह का जो है वो देखने में आए थे केसेस कि लोग जो हैं वो जाते हैं फेसबुक के ऊपर मेंशन करते हैं, कोई थीफ है, कोई चोर है, वो देखता है कि यार ये कोई अमीर बंदा है, उसे उसके घर का पता है या वो, और ट्रैक डाउन करना भी इशू नहीं है। फेसबुक से ये भी पता चल जाता है। लोग तो चेक इन का जो है वो डालते हैं जी कि मैंने अपने घर में चेक इन कर लिया या मैं इस प्लेस पे जो है वो रह रहा हूँ। तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, वो आपके लाइफ़स्टाइल को देखते हैं कि यार आप किस तरह से हो और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर प्लान करते हैं। इस तरह की कई जो है वो वारदातें हो चुकी हैं जो कि साइबर स्पेस के थ्रू प्लान की जाती हैं, जिसमें जो विक्टिम होता है उसको यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि आप अपना लाइफ़स्टाइल पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई न्यू कार बाय करते हो तो आप सबसे पहले जो है वो फेसबुक के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। अगर आप कोई आईफ़ोन 13 परचेज़ कर रहे हो तो वो भी सेम चीज़ जो है वो कर रहा है बंदा। तो जो इस तरह का लाइफ़स्टाइल है, इससे हमें थोड़ा-सा जो है ना, हम अपने आप को एक्सपोज़ कर देते हैं हार्म्स को। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, वो पोस्ट करनी है ऑनलाइन। यूज़र नेम और लाइक्स के यूज़र नेम जो है, हम उसको भी
सिक्योरली जो है वो यूज़ करना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि आप अपना जीमेल जो है वो विदाउट एनी इश्यू जो है वो आप प्रोवाइड कर देते हैं। सम टाइम जो इंटेंडेंट आपका पर्सन होता है वो उसको गलत चीज़ों के लिए भी यूज़ करता है। जैसे आपको बहुत सारे सर्वेज़ मिलते हैं ऑनलाइन या कोई ट्रिकी जो है वो आपको लिंक मिल जाता है, जहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम वगैरह देना पड़ता है। तो इन चीज़ों से भी जो है वो आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए कि आप जिस जगह पे अपनी चीज़ें जो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो प्लेस लीजिट है? क्या वो उसको कोई हैकर वगैरह या कोई मैलिशियस पार्टी तो उसको नहीं कंडक्ट कर रही? शुड नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो देना ही नहीं चाहिए, अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी के ऊपर। शुड बी अप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल कि जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं या जो अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी रिस्पेक्टफुल, शुड नॉट अट्रैक्ट अनवांटेड अटेंशन। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और आप उसको फ्लॉन्ट करना शुरू कर देते हो साइबर स्पेस के ऊपर, तो वो चीज़ भी गलत है। या आपको जो है वो कोई अच्छी जॉब मिल गई है किसी बहुत अच्छे अदारे में, तो उसको फ्लॉन्ट करना भी गलत है। हो सकता है कोई उस अदारे को जो है टारगेट करना चाह रहा हो और आप जो हैं वो उसकी हिट लिस्ट पे आ जाएँ कि वो आपके थ्रू जो है वो उस अदारे को टारगेट करे। जैसा कि इसमें हमें एग्ज़ाम्पल मिल जाती है, बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो इस तरह से हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं स्टक्सनेट का, शायद आपने नाम सुना हो। ईरान के एटमी पावर प्लांट के ऊपर ये अटैक हुआ था। तो इसको भी इस तरह से ही कंडक्ट किया गया था। अगर उसकी आप केस स्टडी में जाते हैं तो कहा यही जाता है कि दैट वाज़ एन इनसाइड जॉब, कि उनका अंदर से कोई एम्प्लॉयी था जिसने बाहर से रास्ता दिया था, जो भी उस मैलिशियस एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट हुई थी। तो हुआ ये था कि उनका एटमी पावर प्लांट जो था वो पूरे का पूरा तबाह हो गया था और उसमें बहुत सारी उनकी जानें भी ज़ाया हुई थी। अब हम बात करते हैं पर्सनल डाटा की। इंट्रोडक्शन टू पर्सनल डाटा। योर डाटा, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स। पाकिस्तान में तो शायद इस तरह से चीज़ें अभी वर्क नहीं कर रही। डाटा की कलेक्शन जो है वो उतने पोजेसिवली नहीं की जाती जिस तरह से आपकी जो यूरोप कंट्रीज़ हैं या अमेरिका या दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है वो डाटा को बहुत पोजेसिवली कलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, फिजिकल, मेंटल एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है और उसकी प्रिस्क्रिप्शन की जाती है कि आप पूरे यूरोप में हैं, अगर आपने इटली में इलाज कराया और सेकंड टाइम जो है वो आप यूके में चले गए हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्टर होगा वो आपकी सारी हिस्ट्री जो है वो अपने सिस्टम से एक्सेस कर लेगा कि इस पेशेंट को अब तक कौन-कौन सी बीमारियाँ आई हैं, उसके अगेंस्ट इसने कौन-कौन सी मेडिकेशंस यूज़ की हैं, ईच एंड एवरीथिंग। एजुकेशनल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, ग्रेड्स, टेस्ट स्कोर्स, कोर्स टेकन, अवार्ड्स, डिग्रीज अवॉर्डेड, अटेंडेंस, डिसिप्लिनरी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डाटा है। एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हैं कि आपने कितनी आपकी इनकम है और उसके अगेंस्ट किस तरह से आपने जो है उस इनकम को स्पेंड किया है। एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं आपके। टैक्स रिकॉर्ड्स आ जाते हैं कि आपने कितना टैक्स पे किया है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, क्रेडिट रेटिंग आ जाती है, बैंकिंग स्टेटमेंट आ जाती है आपकी, पास्ट एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डाटा के अंदर आती हैं और आपको इस सारे डाटा को सिक्योर करना होता है, क्योंकि आप यूज़ केस सोच ही नहीं सकते सारे के सारे कि किस तरह से कौन-सा डाटा जो है वो आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी डिग्री ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। कोई मैलिशियस बंदा है वो आपकी डिग्री को जो है वो डाउनलोड करता है ऑनलाइन और उसको एडिट करके जो है वो चेंज करके एक फेक डिग्री बना लेता है अपने लिए। तो कल को जब वो पकड़ा जाएगा, वो डिग्री जब फेक निकलेगी, तो उसमें जो है वो आपको भी वहाँ पे टारगेट किया जा सकता है कि ये आपकी डिग्री से जो है वो इसको फेक बनाया गया है। इस तरह से हमारे पास आईडी कार्ड के बहुत सारे जो है वो फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल कंट्री के अंदर। अब आप देखते हैं कि आपका पर्सनल डाटा जो है वो कहाँ-कहाँ पे लोकेट करता है। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो डॉक्टर्स ऑफिस में कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है वो एक्सेस हो सकते हैं। स्टोर लॉयल्टी कार्ड्स हैं। ये
स्टोर कंपाइल योर परचेजेस के स्टोर को पता होता है कि आप हर महीने कितनी चीजें जो है वो बाय करते हैं, क्या-क्या कुछ बाय करते हैं। मार्केटिंग पार्टनर यूज़ द प्रोफाइल्स फॉर टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स और स्टोर्स जो हैं वो फिर वो डाटा सेल कर देते हैं मार्केटिंग पार्टनर्स को। वो उनको फिर ट्रेंड पता चलता है कि अगर एक दिन के अंदर 100 बंदे जो है वो स्टोर के अंदर एंटर होते हैं, तो उनमें से कितने बंदे जो हैं वो पानी बाय करते हैं, कितने बंदे जो हैं वो कोई और यूटिलिटी को जो है वो बाय करते हैं, टारगेट करते हैं, मिल्क को या ब्रेड को या एग्स को बाय करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर अपना मार्केटिंग को टारगेट करते हैं, कि जिस बंदे की जो नीड है उसको वो वाले ऑप्शन जो है वो शो करवाए जाते हैं। एक बंदा है जो कि आईफ़ोन यूज़र है, तो उसको आईफ़ोन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवाना ज़्यादा बेहतर होगा। इससे अच्छा है कि हम उसको एंड्रॉयड की चीज़ों को मार्केट करें। तो इस तरह से हमारे डाटा को गेट किया जाता है, जिससे हमारी लाइफ के ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें एडवर्टाइज़मेंट दिखाई जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, ये चीज़ को फ़ील किया होगा कि सम टाइम हम अपने फ़ोन के ऊपर सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में। लेट्स से हमने स्मार्ट वॉच के बारे में सर्च किया। तो जैसे ही आप अपनी किसी सोशल मीडिया ऐप पे आएँगे, तो आपको जो है सडनली आप देखेंगे कि यार आपको स्मार्ट वॉच की एड्स आना शुरू हो गई हैं। इवन के सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और आपका फ़ोन जो है वो साइड पे रिसाइड कर रहा है और उसके ड्यूरिंग भी आप जो बात कर रहे हो, अगर आपने उसमें चलें जी, मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन जो है आई थिंक सो खुद से क्रैश कर रही है। चलें जी, अगेन शेयर होगी आपके साथ। चलें जी, ठीक है। तो जी, मेरी वीडियो ऑफ ही है, मैंने खुद से ऑफ रखी है ताकि लेक्चर जो है वो हमारा स्मूथली कंडक्ट हो जाए। तो बात हम कर रहे थे कि हाँ, हम आपस में भी जब बात करते हैं तो हम किसी चीज़ को परचेज़ करने की बात कर रहे हैं या अपने किसी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि यार मुझे वो फलाँ डिवाइस जो है वो बड़ी पसंद है। तो मैंने तो इस हद तक देखा है कि फिर भी आपको आपका स्मार्टफ़ोन जो है वो आप उस चीज़ की एड शो करवा देता है। तो ये क्या है कि जो मार्केटिंग पार्टनर हैं, वो ह्यूज अमाउंट जो है वो स्पेंड करते हैं डाटा को गेट करने के लिए। डाटा इटसेल्फ एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। डाटा को डिफरेंट जो ये हमारे पास पार्टनर्स हैं, जैसे कि ये मेडिकल रिकॉर्ड्स वाले हैं, स्टोर वाले हैं, जो कि हमारे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, फेसबुक वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, ये इनसे परचेज करते हैं डाटा को। ह्यूज अमाउंट इनको पे करते हैं और फिर उस डाटा के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करते हैं, टारगेट मार्केटिंग करते हैं। फिर आपकी ऑनलाइन पिक्चर्स हैं कि फ्रेंड्स हैं आपके, स्ट्रेंजर्स भी हो सकता है कि उनके पास भी जो है वो आपकी पिक्चर्स की कॉपी हो। अब आप में से बहुत सारे जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को भी यूज़ करते होंगे कि आप अपना चेहरा जो है वो अपनी डिवाइस के आगे करते हैं और वो अनलॉक हो जाती है। तो अगर आपकी पिक्चर जो है वो इस तरह से अवेलेबल है, तो आपके सारे फेशियल आइडेंटिटीज़, आपका आई रेटिना और ये वो उसको ट्रैक करना बहुत ईज़ी है। सो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कम से कम शेयर करना होती है इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। आवाज़ आपको मेरा ख़्याल है वॉइस आपको आनी चाहिए। जिनको वॉइस नहीं आ रही काइंडली वो अपने एंड पे जो है एक दफ़ा सिस्टम को मस्ट बेसिस के ऊपर चेक करें। क्लास को लीव करके दोबारा जॉइन कर सकते हैं आप। फिर आपकी कंप्यूटर डिवाइसेज़ आ जाती हैं, डाटा स्टोरेज, योर पोर्टल टू योर ऑनलाइन डाटा। जैसा कि फेसबुक है, आपका ऑनलाइन पोर्टल है और उसके ऊपर आपका बहुत सारा डाटा जो है वो रिसाइड कर सकता है। लिस्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ योर कंप्यूटिंग डिवाइसेज़। पर्सनल डाटा इज़ द टारगेट। हाउ डू क्रिमिनल्स गेट योर मनी? कि वो आपकी जेब से पैसा कैसे निकाल लेते हैं। आप देखें कि जब तक हम पेपर मनी के ऊपर थे, ठीक है? तो अगर किसी ने हमारी जेब से अनऑथराइज़्डली पैसे निकालने होते थे, तो उसे हमें टारगेट करना पड़ता था। वो आता था, हमको कोई गन दिखाता था, ठीक है? या कुछ थ्रेट करता था, जिसके अगेंस्ट हम कहते थे कि भाई ये ले लो जो कुछ हमारे पास है। लेकिन आप अपने घर में सो रहे हैं,
ठीक है? आपके बैंक अकाउंट में जो है वो 2 लाख रुपया था। आप सुबह उठते हैं और वो 2 लाख रुपया जा चुका है। मतलब आप देख रहे हैं चीज़ें कितनी इंटेंसिफ़ाई हैं कि आपके वहमो-गुमान में नहीं है, लेकिन वर्चुअल जो आपकी चीज़ पड़ी हुई थी, उसकी सिक्योरिटी टोटली जो है वो बिलॉन्ग करती है कि आप अपने पर्सनल डाटा को कितना सिक्योर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं आपके, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं। आप जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ईज़िली ब्रेकेबल है, या वो पासवर्ड जो है वो रैंडम कुछ आपने रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, या जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं आप उनको सिक्योर नहीं करते, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जाते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं वो ह्यूमन एरर कंसिडर किया जाता है इसके अंदर। तो अपने होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आप अपनी क्रेडेंशियल जिस तरह से चीज़ें शेयर कर देते हैं, इवन कि आपको अपने बैंक का जो लॉगिन यूज़र नेम है, आपको वो भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। Gives thieves access to your accounts, creates creative schemes, trick into wiring money into your friends or family. अब ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स का मैंने आपको बता दिया। अब सम टाइम जो है आपको शोल्डर सर्फिंग का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें ये होता है कि आप जब अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से जो है कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो जो स्वाइपर होता है, जिस बंदे ने स्वाइप करना होता है मशीन को, वो जो है आपके क्रेडेंशियल्स को चोरी कर लेता है। आप वहाँ पे जो है वो उसको मॉनिटर नहीं करते सही सही से कि कहीं वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा। और होना ऐसे चाहिए कि आपको हमेशा खुद स्वाइप करना चाहिए। आपको उसे बोलना चाहिए यार मशीन मेरे पास लेके आओ, मैं खुद स्वाइप करूँगा। कार्ड आपको कभी भी अपना कार्ड जो है वो किसी अननोन पर्सन को हैंडओवर करना ही नहीं है। गिव थीव्स एक्सेस टू योर अकाउंट्स। क्रिएटिव स्कीम्स, आपके पास डिफरेंट ऑनलाइन जो है वो लिंक्स आते हैं जी कि आप इतना पैसा जीत गए हैं और इस पे लॉगिन करें, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, या आप कोई गाड़ी जीत के हैं, या आपकी कोई जॉब लग गई है या आप इस स्कीम के अंदर पार्ट लें तो आपको फलां चीज़ जो है वो फ्री मिलेगी। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो मोस्टली इसलिए बनाई जाती हैं कि यूज़र से जो है उनका पर्सनल डाटा गेट किया जाए। इवन कि जो आपका फेसबुक यूज़र नेम पासवर्ड है, जस्ट उसको स्टील करने के लिए जो है वो लोग ये करते हैं। और फिर उसका एक नुकसान ये भी होता है कि जब आप लोग ये हैबिट बहुत ज़्यादा जो है ना वो आम है कि जो पासवर्ड आपका फ़ेसबुक के ऊपर है, वही पासवर्ड आपका आपकी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर है, वही आपका जीमेल अकाउंट के ऊपर है, और वही आपका जो है वो अगर कोई आपकी और साइबर स्पेस है, तो उसके ऊपर भी आप सेम पासवर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत हैबिट है, इसको जितना जल्दी आप चेंज कर सकें, वो करें। क्योंकि जब हम अपने आप को सिक्योर करते हैं, तो हमें मल्टी लेयर के अंदर सिक्योर करना होता है। हमें डिफरेंट पासवर्ड रखने हैं। फॉर सपोज़ अगर आपका फ़ेसबुक का पासवर्ड जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, किसी के पास चला गया। चलो आपको ये पता है यार बाकी 3 पासवर्ड चेंज हैं। उसको वो 3 पासवर्ड गेट करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उसने फ़ेसबुक के लिए की। लेकिन अगर वो सारे पासवर्ड सेम हैं, तो उसको जो मेहनत उसने फ़ेसबुक के लिए की, उसके बाद उसको सारे अकाउंट्स के आपके पासवर्ड मिल जाएँगे। और वो क्या करेगा, आपकी टोटल ऑनलाइन जो आइडेंटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और जिस तरह वो उसको यूटिलाइज़ करना चाहेगा, एट दैट टाइम वो कर सकता है। Why do they want your identity? Long-term profits, medical benefits, file a fake tax return, open credit card accounts, obtain loans. अब ये ओपन क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स यानी कि इवन के आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके जो बैंक अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, फोर सपोज कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसमें से कुछ स्टील नहीं करते, लेकिन पासवर्ड उनके पास है, पासवर्ड आपके पास है, खामोशी से वो बैठे देखते रहते हैं, ऑपरेट करते हैं, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड तक निकलवा लेते हैं आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए सारा कुछ। आपको पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आपके नाम के ऊपर बिल जो है वो फट चुका होगा 2 लाख का। इवन के लोन वगैरह वो गेट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑनलाइन जो है वो आपको पता है अब फैसिलिटीज़ हैं जो लोन दे रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अब तो ये चीज़ें बहुत आम हैं। आई थिंक सो बरवक़्त के नाम से है एक एप्लीकेशन, एक और कोई इस तरह के नाम से है एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस जो है आपको ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कर देती हैं। यहाँ तक हम बात कर रहे थे पर्सनल डाटा की, कि पर्सनल डाटा आपको किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है, या आपको क्यों ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल डाटा को सिक्योर करो। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज़ेशनल डाटा की। और मैं किसी भी मतलब आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आई वाज़ जस्ट टेलिंग यू कि इस तरह की एप्लीकेशन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी वर्क कर रही हैं।
इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल डाटा के अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा आ जाती हैं, जिनमें ट्रेडिशनल डाटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डाटा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये डाटा के अगेंस्ट जब हम साइबर स्पेस को सिक्योर करने की बात करते हैं तो हम कौन से पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए सिक्योर करते हैं? तो वो हमारे पास ये सीए ट्रेड आ जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। खैर, पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा की। ट्रेडिशनल डाटा में हमारे पास डाटा आता है पर्सनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल। अगर हम पर्सनल डाटा की बात करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन मटेरियल्स आ जाते हैं, इसमें पेरोल्स आ जाते हैं, ऑफर लेटर, एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें जो कि इंडिविजुअली किसी पर्सन के साथ अटैच होती हैं वो पर्सनल आ जाता है। जैसा कि पेरोल है, ये एम्प्लॉयज के साथ जो है वो हर एम्प्लॉयज के साथ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अटैच है कि किसी की जो है वो पेरोल और है, किसी का पेरोल जो है वो और है। अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो डेफिनेटली उसका पेरोल और होगा, अगर कोई जनरल मैनेजर है तो डेफिनेटली उसका पेरोल जो है वो उससे बेहतर होगा। इसी तरह से ऑफर लेटर है, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स हैं। देन हमारे पास इंटेलेक्चुअल थिंग्स आ जाती हैं, जिनके अंदर पेटेंट्स आ जाते हैं। मतलब आपकी कंपनी जो है वो रिसर्च कर रही थी किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसका पेटेंट जो है वो रजिस्टर कराया है, उसके ट्रेडमार्क्स, प्रोडक्ट लॉन्च, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारी चीजें आपके इंटेलेक्चुअल डाटा में आ जाती हैं। और देन आपके फाइनेंशियल डाटा आ जाते हैं, जिनके अंदर इनकम स्टेटमेंट्स हैं, आपकी बैलेंस शीट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल लेवल पे अगर आपका डाटा है तो वो जो है वो एक नॉर्मल लेवल के ऊपर उसकी जो है वो होगी, मतलब सिक्योरिटी आपको करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपका इंटेलेक्चुअल डाटा है तो उसको आपको हाईली सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है? वरना जो आपके राइवल्स हैं वो इन चीजों को गेट करके आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट प्लान्स का उनको पता चला गया है कि आपने अगले 5 साल में कौन सी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, तो वो आपके अगेंस्ट आपके मार्केट में आने से पहले वही प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर देंगे। जो बड़े बिजनेसेस हैं वो इन पे ह्यूज अमाउंट जो है वो स्पेंड करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल डाटा को सिक्योर बनाने के लिए। इसी तरह से आपकी फाइनेंशियल डाटा आ जाते हैं। देन हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है एंड बिग डाटा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डाटा से पेरोल होता है जो आपको सैलरी मिलती है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप लोग फ़ैमिलियर होंगे भी, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में देता हूँ कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लार्ज नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज़ सेंसर्स। अब जिस तरह से आपके पास चीज़ों के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है, जिद्दत आ रही है दुनिया के अंदर, आपके पास बहुत सारी डिवाइसेज़ आ गई हैं। अगर आप आज से 50 साल पीछे चले जाते हैं या 40 साल पीछे जाते हैं आप, तो आपके पास कंप्यूटर था, जिसको यूज़ करते हुए आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे। लेकिन आज आपका प्रिंटर, आपका फ़ैन, आपका एसी, आपके घर में जो पानी वाली मोटर है, वो आपकी वाटर टैप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो इंटरनेट को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। आपका पूरे का पूरा घर, आपके पास होम ऑटोमेशन की कॉन्सेप्ट्स क्या है, डिप्लॉयड है। आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे घरों के अंदर ये चीजें डिप्लॉयड हैं कि आपका पूरा का पूरा घर जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया जाता है कि आप उसको एक सिंगल टच से जो है वो पूरे घर को अपनी डिवाइस से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आती हैं कि आपकी ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी, आपके फैन हैं, आपकी टैब्स हैं, आपकी एसी है, ये आपके इंटरनेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। आप अपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं अपने ऑफ़िस से निकल रहा हूँ, गर्मी ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले मेरा रूम ठंडा हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहीं से अपने ऑफ़िस से बैठ के अपने एसी को ऑन कर दूँगा। वो घर बैठे चलना स्टार्ट हो जाएगा। बिग डाटा आ गया फिर, डाटा फ्रॉम द आईओटी। बिग डाटा, जैसे कि नाम से आपको इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि बड़ा डाटा। अगर दुनिया में डाटा की बात की जाती है, तो जितना डाटा सन 2000 से पहले तक था, दुनिया तक जब से दुनिया बनी है और 2000 तक जितना डाटा क्रिएट हुआ है, उससे ज्यादा डाटा क्रिएट हो गया है 2000 से लेके 2022 तक। उससे कहीं ज्यादा डाटा इन 22 साल के अंदर क्रिएट हुआ है, क्योंकि इन 22 20-25 सालों के अंदर बहुत ज्यादा जिद्दत आई है टेक्नोलॉजी के अंदर। पहले आपका कंप्यूटर डाटा जनरेट कर रहा था, अब आपके हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जो कि हर सेकंड के अंदर डाटा को जनरेट कर रही हैं।
अगर मैं इस रूम से उठ के दूसरे रूम में जाता हूँ, तो उसका भी डाटा जनरेट होता है, चाहे मैंने अपने डिवाइस को ओपन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्टिल मेरी एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड कर रहा है और उस डाटा को कहीं न कहीं पोस्ट कर रहा है बैकएंड के ऊपर। तो डाटा इस लेवल के ऊपर अब जनरेट हो रहा है और डाटा जो है वो ह्यूज फॉर्म के अंदर जनरेट हो रहा है कि पहले अगर दुनिया की 7 अरब आबादी में से 10 करोड़ बंदे जो है वो डिवाइसेस को यूज कर रहे थे, तो आज कम से कम 2 अरब बंदा या 2.5 अरब 3 अरब बंदा जो है वो उन डिवाइसेस को यूज कर रहा है। तो डाटा का जो जनरेशन रेट है वो बहुत हाई हो चुका है और इसको मैनेज करना इटसेल्फ एक इशू बन गया है। इसीलिए बिग डाटा का जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है और इसके अगेंस्ट जो है फिर रिलेटिव टेक्नोलॉजीज को ड्राइव किया जा रहा है जिनको यूज करते हुए इस डाटा को कंट्रोल किया जा सकता है या इस डाटा से बेनिफिशियल डिसीजन लिए जा सकते हैं। जैसा कि आपने डाटा साइंसेस का नाम सुना होगा। डाटा साइंसेस जो है वो बिग डाटा से रिलेटेड ही फील्ड है कि जिसके ऊपर डाटा के ऊपर स्टडी की जाती है। पहले आप सुनते थे सोशल साइंसेस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये आपकी साइंसेस की फील्ड थी। लेकिन अब आपके पास डाटा साइंसेस भी आता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा को स्टडी करने के तरीके को जाना जाता है कि डाटा को किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से हम इससे यूजफुल डिसीजंस को जो है वो गेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सबसे पहले अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मींस प्राइवेसी, कि आप जो डाटा जो है, अब मैंने फैसलाबाद से लाहौर या कराची जो है वो कोई डाटा सेंड करना है, ठीक है? तो अगर उसका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ये था कि मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊं, मैं लेटर पोस्ट करूं और उसके बाद जो लेटर है वो पोस्टमैन के पास जाए, मतलब वो उस पे देखे कि ये लेटर किस सिटी का है, फिर वो उस सिटी की तरफ राउट कर दे उसे, बस में, ट्रेन में, जैसे मर्जी वो जाए। वहां पे जाके उस सिटी का जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे रिसीव हो, वहां से पोस्टमैन देखे ये किस एरिया का है, फिर उसका जो रिस्पेक्टिव जो उसका पोस्टमैन है वो बता दे जी ये आपके एरिया का लेटर आपने डिलीवर करना है। या जैसे सिंपल आप दराज का देख सकते हैं, इवन कि अब तो अगर आप दराज पे ट्रैक पैकेज करते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका पैकेज जो है वो किन किन प्रोसेस से होके आपके पास गुजरा है। तो इसी तरह जब हम ऑनलाइन डाटा जो है वो सेंड करते हैं तो इसी तरह वो मल्टीपल लोकेशन से होके अपनी लोकेशन पे जाता है। ऐसे तो नहीं है कि अगर मैंने यहाँ से अमेरिका कम्युनिकेशन करनी है तो मेरे सिस्टम से वायर निकल रही है जो कि सीधी अमेरिका जाती है, उस वायर के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, ऐसा तो नहीं है। मेरे डाटा को बहुत सारी अनसिक्योर लोकेशन से होके गुजरना पड़ता है। साइबर स्पेस इटसेल्फ, इंटरनेट जो है वो आपका हाईली अनसिक्योर कंसिडर किया जाता है। जो ट्रेडिशनल इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, आप और मैं अपने सेलफोन्स के ऊपर, अपने घरों के अंदर, तो उसको सिक्योर बनाने के लिए हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करना पड़ता है। वो ये कि जो भी हमारे डाटा की कम्युनिकेशन होती है ऑनलाइन, उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर किया जाता है। जैसा कि आप सब लोग ने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप देखते हैं तो पहले आपके पास साइट्स ओपन होती थी एचटीटीपी के साथ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अभी वही साइट्स आपके पास एचटीटीपीएस के साथ ओपन होती हैं। एस जो है इसमें एसएसएल की वजह से आया है। एसएसएल आपका सिक्योर सॉकेट लेयर है। बेसिकली ब्राउज़र के अंदर जो भी डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में करने के लिए इसके साथ एसएसएल की टेक्नोलॉजी को अटैच किया गया। एसएसएल क्या करता है? आपके डाटा के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी को अचीव करता है। तो ये जो एस यहाँ पे आता है, आप सिंपल कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि अब ये हमारा हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये सिक्योर हो गया। ये सिक्योर के लिए यहाँ पे एस मेंशन किया गया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है जी, कि आपका डाटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट से आपका एक सीक्रेट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अगर हम एक उसकी रैपिड एग्जांपल की बात करें, तो लेट्स से मैंने ये डाटा जो है वो सेंड करना है इंटरनेट के ऊपर और ये मैसेज मेरा जाना है अमेरिका के अंदर, कराची के अंदर, कहीं भी। तो इसको मैं सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या अपने ब्राउज़र के थ्रू। तो ये डाटा जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा, तो क्या होगा, ये सबसे पहले एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, किसी न किसी एल्गो को यूज़ करते हुए। जैसा कि हमारे पास सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं, एसिमेट्रिक हैं, जिनके अंदर हमारे पास एईएस, डीईएस और बहुत सारे एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, आरएसए आ जाता है। तो
उन एल्गोरिदम से जब हम एन्क्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये जो आई लव पाकिस्तान है, ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर है। तो इसको क्या करते हैं, इसको साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लेट्स से दिस। ठीक है जी। जैसे ये कन्वर्ट हुआ, अब ये सेंड हो जाएगा इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट से सेंड होने के बाद रिसीवर एंड पे रिसीव होगा, वहां पे दोबारा इसे डिक्रिप्ट किया जाएगा। डिक्रिप्ट करने के लिए की यूज होती है, इनक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए। जिस की से इनक्रिप्ट किया है उसी की से आप डिक्रिप्ट करते हो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर। एसिमेट्रिक में आपके पास डिफरेंट कीज आ जाती हैं। डिक्रिप्ट होगा, दोबारा से आई लव पाकिस्तान आ जाएगा। यानी कि इन बिटवीन इंटरनेट के ऊपर अगर किसी ने भी इस डाटा को इंटरसेक्ट किया है, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो ये वाली जाएगी। यानी कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि इसका मतलब क्या है। ये हमारी अनह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एक बन जाती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो इस तरह से अचीव की जाती है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसे इंटरनेट जो अनसिक्योर चैनल है कम्युनिकेशन का, उसके ऊपर सेंड किया जाता है, रिसीवर एंड पे रिसीव होता है और दोबारा से डिक्रिप्ट हो जाता है। आई होप कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। Yes, it is possible to access someone's data without sending any malicious links, और ये हो भी रहा है। आपने इसके बारे में सुना होगा। कुछ देर पहले जो है वो हमारे पास सॉरी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आपके पास आया था एक, कि उनका जो फोन है वो हैक था। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, मिस्टर इमरान खान, के उनका जो सेल फोन है उसको हैक किया गया था। पेगासस नाम का वायरस था जिसको यूटिलाइज किया गया था, और उसको एनएसए जो है, ये इसराइली एक एजेंसी है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसके अंडर जो है ये सारा ऑपरेशन किया गया था। ये अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं तो उसका जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ या मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप इंडिविजुअल लेवल पे आप बना रहे हैं, और उसमें जो भी आपको चीजें मिलेंगी वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपकी हैं। देन हमारे पास आती है जी इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी है जी एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी है आप कितनी एक्यूरेट है, या आप किस लेवल के ऊपर उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब एक इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रहा है आपके मोहल्ले का दुकानदार, ये बता रहा है जी कि आपके मुल्क के ऊपर जो है वो इतना कर्जा है। एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो बता रहा है जी कि आपके ऊपर इतना कर्जा है। दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट और ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन किसकी होगी? डेफिनेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी होगी, बिकॉज कि वो इंटेंडेंट पर्सन है इस चीज के लिए। दैट्स व्हाई आप उस पे ट्रस्ट करोगे। लेकिन जब हम आ जाते हैं वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। हमें बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इवन कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जैसा कि आपको मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर कि यार मुझे 50,000 रुपया सेंड कर दो, मेरा अकाउंट नंबर ये है, आपके फ्रेंड की तरफ से मैसेज आया। ठीक है, लेकिन नंबर भी आपके फ्रेंड का है, लेकिन स्टिल आप उसकी एक्यूरेसी और ट्रस्ट वर्थीनेस को जज नहीं कर सकते जब तक आप उससे पूछ नहीं लेते। इसी तरह से इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम हैश फंक्शन को यूज करते हैं। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ये आई लव पाकिस्तान था, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज किया और ओवर द इंटरनेट हमने सेंड कर दिया। लेट्स से कि इन बिटवीन कोई बंदा था जिसके पास आपकी इंक्रिप्शन वाली की मौजूद थी। आपने गलती से अपनी इंक्रिप्शन वाली की उसे दे दी है। वो आपकी इंक्रिप्शन की को यूज करता है, इसको दोबारा से चेंज करता है। यहाँ पे वो लिख देता है जी आई हेट पाकिस्तान, और फिर उसको डिक्रिप्ट करके दोबारा से सेंड कर देता है। अब जो नेक्स्ट बंदा बैठा है वो देखेगा यार ये तो पाकिस्तान को हेट कर रहा है, कितना बुरा बंदा है ये। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये मैसेज इन बिटवीन कॉम्प्रोमाइज हुआ था और इसको चेंज कर दिया गया। इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है? हैश फंक्शन को यूज किया जाता है। हैश फंक्शन क्या करता है कि वो इस स्ट्रिंग का हैश कंप्यूट करेगा। हैश आपका डाटा जो है वो जिस मर्जी लेंथ का हो, जिस मर्जी प्रॉपर्टी का हो, वो उसको एक फिक्स्ड लेंथ के अंदर कन्वर्ट करता है। लेट्स से अगर आप 128 बिट का हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं तो 128 बिट में कन्वर्ट करेगा। अगर आप 256 बिट का यूज कर रहे हैं तो 256 बिट के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा। और क्या करेगा कि आपके इस एक्चुअल डाटा के साथ, आई लव पाकिस्तान के साथ, वो उस हैश को अटैच करेगा,
इस चैनल के ऊपर सेंड कर देगा। जैसे ही यहाँ पे रिसीव होगा, रिसीवर क्या करेगा, सबसे पहले डाटा को अलग करेगा एक साइड पे और हैश को अलग कर देगा। ठीक है जी, और मजीद करते हैं इसको, मजीद इसको डिफाइनिंग करें, आई लव पाकिस्तान। ठीक है जी, ये साथ उसका हैश कंप्यूट हो गया, उनको एक फाइल के अंदर प्लेस किया। ठीक है जी, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और ये अब आपका ओवर द इंटरनेट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही रिसीवर के पास रिसीव होगा, वो एक्चुअल डाटा को अलग करेगा इसमें से, जो कि हमारा है आई लव पाकिस्तान। ठीक है जी, और जो आपका हैश होगा उसको वो अलग कर लेगा। अब वो क्या करेगा, जो ये एक्चुअल डाटा है इसका हैश कंप्यूट करेगा। हैश कंप्यूट करने के बाद जो न्यूली कंप्यूटेड हैश होगा उसको कंपेयर करेगा इस हैश के साथ। अगर दोनों हैश सेम है, वो हैश जो उसने इस डाटा से कंप्यूट किया और वो हैश जो यहाँ से सेंडर की तरफ से आया रिसीवर, अगर दोनों हैश सेम है, दैट मींस के डाटा जो है वो इंटरप्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, डाटा एक्यूरेट है और ट्रस्टवर्दी है। अगर ये दोनों हैश सेम नहीं है, दैट मींस के इन बिटवीन डाटा चेंज हुआ, जिसकी वजह से अब हैश डिफरेंट आ रहा है। हैश की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप सेम एल्गोरिदम यूज करते हो, सेम लेंथ का एल्गोरिदम यूज करते हो और सेम डाटा यूज करते हो, तो आप जितनी दफा हैश कंप्यूट करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसकी आगे एक लैब भी है छोटी सी जिसको हम परफॉर्म करेंगे अभी। अवेलेबिलिटी होता है, इंफॉर्मेशन इज असेसिबल, ये हाईली जो है वो तीनों चीजें जो है वो हाईली अचीवेबल है। अवेलेबिलिटी जो है ये तो मस्ट बेसिस के ऊपर है। अब इसके सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपकी फेसबुक जो है वो डाउन हुई थी पिछले कोई चंद एक माह पहले, आई थिंक सो। तो आपने सुना होगा कि पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर्स का नुकसान जो है वो फेसबुक को बेयर करना पड़ा। इसी तरह से आपके पास जीमेल की एग्जांपल्स आ जाती हैं कि आप सोचें कि आप जीमेल को पे आउट कर रहे हैं अपने सिस्टम के बैकअप के लिए। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल यूजर, एज एन पर्सनल यूजर हम पे नहीं करते, लेकिन जब हम बात करते हैं बड़ी कंपनीज की, जैसे हमारे पास एमटीएम है, हमारे पास जो है वो नेस्ले है, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने रिसोर्सेज को क्लाउड के ऊपर जो है वो शिफ्ट करती हैं, क्लाउड पे अपना डाटा भी रखती हैं। तो अगर जीमेल डाउन हो जाता है और उनका डाटा जो है वो असेसेबल नहीं है, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। अगर हम अपनी बात भी करते हैं, मैं अगर अपना जीमेल के ऊपर अपने कॉन्टेक्ट्स का, अपनी ईमेल्स का बैकअप रखता हूँ, तो वो इसलिए रखता हूँ कि मैं जिस जगह पे मर्जी जाऊं, जिस मर्जी डिवाइस को यूज करूं, लेकिन मैं क्या करूं, उसको डाटा को फेच कर लूं। तो अगर जीमेल पे अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं अपना सेलफोन चेंज कर लेता हूँ, मेरा सारा डाटा क्लाउड के ऊपर पड़ा है और मैं वो उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो मेरे लिए बड़ा इशू बन जाएगा वो। इसीलिए आपका जो सिस्टम है, जो आप वो हाईली अवेलेबल होना चाहिए, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी जो भी आप एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो हाईली अवेलेबल होना चाहिए। हमारे पास अब एक लैब है जिसमें हम करते हैं कंपेयर डाटा विद द हैश। इसका मैं लैब मैनुअल भी आपको सेंड कर दूंगा एक, जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी कि इस लैब को आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हैश का मैं अभी दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए आपको, और आपको सब्र अता फरमाए। हैश के बारे में आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं भी आपको एक टूल भी दिखाता हूँ। देखिए जी, कंपेयर डाटा विद द हैश यूजिंग अ हैशिंग प्रोग्राम टू वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन डाटा हैज बीन करप्टेड और इट हैज बीन टेम्पर्ड। यानी कि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका डाटा करप्टेड हो गया है या टेम्पर्ड हुआ है, तो ये नहीं है कि आप टेम्पर्ड डाटा को यूज करके उसके ऊपर डिसीजन ले लो। बहुत जरूरी है कि आप समझो ये डाटा टेम्पर्ड है, आप उसको वेस्ट करो और दोबारा से डाटा जो है उसको डिमांड करो। अ हैशिंग प्रोग्राम कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई डाटा इफ डाटा इज चेंज।
तो क्या है जी, हैशिंग प्रोग्राम जो है उससे आप वेरीफाई कर सकते हो डाटा को चेंज किया गया है या नहीं किया गया। हैशिंग प्रोग्राम क्या करता है, ये हैश फंक्शन परफॉर्म करता है डाटा के ऊपर या फाइल के ऊपर, जो कि एक शॉर्टर वैल्यू देती है एक्चुअल डाटा से। लेट्स से कि आपने 10 जीबी का डाटा सेंड करना था, उसका आपने हैश कंप्यूट किया 128 बिट के हैश फंक्शन के साथ, तो आपके पास एक 128 बिट की वैल्यू आएगी। आप उस 128 बिट की वैल्यू को यूज करते हुए उस 10 जीबी के डाटा की इंटेग्रिटी को वेरीफाई कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे हैशिंग फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ सिंपल हैं जो कि सिंपल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं जिनको कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सेम हैश फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है सेम डाटा के ऊपर, तो वो हमेशा हमेशा जो है ना उसकी वैल्यू सेम देता है। लेकिन अगर उस डाटा के अंदर से एक डॉट भी डिफरेंट आता है, तो आपका हैश जो है वो चेंज हो जाता है। हैश की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपका कैपिटल लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो भी हैश चेंज हो जाता है। अगर कॉमा था, कॉमा की जगह डॉट डाल दिया डाटा में, तो डाटा फिर भी चेंज, हैश फिर भी चेंज आएगा। हैश की ये प्रॉपर्टी है। इस वजह से जो है आप इसको यूज करते हो इंटेग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए। तो सिंपल सा क्या है जी, उसने हमें यहाँ पे गाइड करता है जी कि आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें, उसको सेव करें डेस्कटॉप के ऊपर। जिसको हमने यूज करना है वो ये है हमारे पास जी, इंस्टॉल हैश कैल्सी। ये स्लावा सॉफ्ट के ऊपर आपको मिल जाता है। आप सिंपली अगर अपने ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं जी स्लावा सॉफ्ट, इसको मैंने हिट किया, ये मेरे पास आया। अब यहाँ पे मुझे मिल गया। हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो हैश कैल्सी है, हैश कैल्सी 2.02। इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अनजिप करेंगे, और अनजिप करने के बाद सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है। कोई इसमें आपको जो है ना वो इशू नहीं होगा। वीडियो जो लेक्चर है आपका 1 बजे तक चलेगा ये। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे हैश कैल्सी इसको ओपन करते हैं, और यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे हम लिखते हैं जी आई लव पाकिस्तान। इसको हम यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मैं नाम रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैंने हैश रख दिया ताकि इसको मैं इजीली लोकेट कर सकूँ यहाँ पे। तो ये मैंने हैश कैल्सी को ओपन किया। फाइल फॉर्मेट यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डेस्कटॉप के ऊपर ही है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हैश, तो ये मेरे पास आ गया हैश डॉट टी एक्स टी के नाम से। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब आप देख सकते हैं साइड पे मेरे पास आ रहा है जी एच मैक आ रहा है। एच मैक अनेबल करना है कि नहीं करना। एच मैक बेसिकली हैशिंग मैक होता है जिसमें मैक के अंदर एक की ऐड की जाती है। खैर, आपके पास MD5 है, MD4 है, SHA-1 है, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं, हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं, जिनको यूज करते हुए हम डाटा को हैश कर सकते हैं। मैं MD5 को यूज कर रहा हूँ, मैसेज डाइजेस्ट 5। ये एक एल्गोरिदम है जो हैश के लिए यूज होता है। कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मेरे पास हैश आ गया है जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं इस फाइल के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको डाउन करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इस हैश को ऑन करता हूँ। यहाँ पे आई लव पाकिस्तान है, आई लव पाकिस्तान का एन जो है मैंने कैपिटल कर दिया। इसको सेव किया, बंद किया। अब दोबारा से मैं हैश कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखेंगे हैश जो है वो मेरे पास चेंज हो चुका है। इसको आप यहाँ पे जाके अगर कंपैरिजन करें, तो आप देखें ये ऊपर वाला हैश और है और नीचे वाला हैश कंप्लीटली चेंज हो गया, जबकि हमने सिर्फ क्या किया है, स्मॉल एन की जगह हमने कैपिटल एन एंटर किया है। इसी तरह से अगर डाटा इन बिटवीन चेंज होगा, तो रिसीवर एंड पे जाके जब रिसीवर कंप्यूट करेगा हैश, तो उसके पास हैश जो है ये प्रीवियस हैश मौजूद होगा जो कि डाटा के साथ आया है, और न्यूली कंप्यूटेड हैश जो है वो उसके साथ कंपेयर करेगा। उसे पता चल जाएगा कि यार नहीं, डाटा चेंज हुआ है। अब मुझे पता चल गया कि नहीं यार, ये हैश फाइल के अंदर कोई चेंजिंग परफॉर्म हुई है। अभी दोबारा से इसे रीटेस्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं, कि वापस इसे एक्चुअल फॉर्म के अंदर ले जाते हैं। स्मॉल एन के साथ हमने वही कर दिया जी, आई लव पाकिस्तान। इसको बंद किया, डाउन किया। अब हम क्या करते हैं,
दोबारा से हैश कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास सेम हैश आएगा। आप देख सकते हैं जी, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसके नीचे। आप बिल्कुल सेम, एक सिंगल कैरेक्टर का भी डिफरेंस नहीं है। तो हैशिंग एल्गोरिदम जो है वो इस तरह से वर्क करता है और इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि इसमें जब सेम डाटा आप सेम एल्गोरिदम से गुजारते हो तो चाहे आप 2000 दफा गुजार लो, हैश की आंसर जो है वो सेम आएगा। अगर उस डाटा में एक रत्ती बराबर एक डॉट का भी डिफरेंस आता है तो आपका हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इससे आप इंटेग्रिटी वेरीफाई कर सकते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा और आप इसको जी, चेकसम जो है वो आपके डाटा पैकेट्स के ऊपर लगाया जाता है कि अगर आपके डाटा पैकेट्स जो हैं उनमें कोई पैकेट मिस है तो एट द एंड जो है वो डाटा का चेकसम किया जाता है। तो पता चल जाता है कि यार कौन-सा पैकेट मिस है और फिर उस पैकेट को जो है वो दोबारा से डिमांड कर लिया जाता है सेंडर एंड से। लेकिन जो हैश है ये एंटायरली डिफरेंट है चेकसम से। इसमें जो है डाटा की इंटेग्रिटी को वेरीफाई किया जाता है कि डाटा इन बिटवीन जो है किसी मैलिशियस बंदे ने उसको चेंज तो नहीं किया कर दिया। और मैंने इसके बारे में आपको गाइड भी कर दिया है कि किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच क्या है जी? ये फिजिबल नहीं है कि आप हर अटैक को जो है वो प्रिवेंट कर सको, रोक सको। ठीक है, आपको जितना नॉलेज होगा आप उसके अकॉर्डिंगली अटैक्स जो हैं उनको रोक सकते हो। और उसके बाद भी अटैकर विल ऑलवेज फाइंड न्यू वेज। अटैकर्स जो होते हैं, जो कि आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं या जो आपके हाईली स्किल्ड हैकर्स होते हैं, वो आपकी कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं या वो न्यू रास्ता बना भी लेते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच से होता क्या है, अगर जीमेल के ऊपर आपको पता चलता है जी कि आप जीमेल के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच होगी या जीमेल हैक हो गया, तो क्या होगा, जीमेल की सबसे पहले रेपुटेशन जाएगी कि बिल्कुल सिक्योर नहीं है, वेंडलिज्म आ जाएगा, थेफ्ट होएगा, रेवेन्यू लॉस्ट हो जाएगा आपका अगर आपने जीमेल के ऊपर अपनी जो है वो कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म की है। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी, मैंने आपको बताया था, आपके पेटेंट्स हैं, आपकी डिफरेंट चीजें हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उससे फिर आपको काफी ज्यादा नुकसान को बेयर करना पड़ता है। अगर हम सिक्योरिटी ब्रीच की एग्जांपल देखते हैं तो लास्ट पास एन ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर, अब में से बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैं भी सम टाइम यूज कर जाता हूँ ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर, कि जिसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन अपना पासवर्ड स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम उस साइट पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड जो है उसमें पुट हो जाता है। एक बहुत गलत चीज है कि अगर आपकी वो ऑनलाइन आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है तो आपका पासवर्ड भी गया। स्टोलन ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड रिमाइंडर्स एंड ऑथेंटिकेशन हैशेस require email verification or multi-factor authentication when logging in from an unknown device से। यानी कि आपको मल्टी ईमेल वेरिफिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, आप जब आप लॉगिन करते हैं किसी डिफरेंट डिवाइस से तो वो चाहिए होता है। यूजर शुड यूज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, चेंज मास्टर पासवर्ड पीरियोडिकली एंड बी वेयर ऑफ फिशिंग अटैक्स। कि यूजर को चाहिए कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करे जब डिफरेंट डिवाइसेस से लॉगिन करें। जैसा कि फेसबुक पे मैं तो इस फीचर को यूज कर रहा हूँ कि जब भी मैं किसी दूसरी डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पासवर्ड के बाद मेरी डिवाइस के ऊपर एक कोड आता है। अगर उस कोड को मैं फेसबुक को प्रोवाइड करता हूँ या जीमेल को प्रोवाइड करता हूँ तो ही वो मुझे लॉगिन करने देता है, अदरवाइज नहीं। यूजर शुड यूज कॉम्प्लेक्स मास्टर पासवर्ड, चेंज मास्टर पासवर्ड पीरियडिकली, कि आपको चाहिए कि अपने पासवर्ड्स जो हैं वो आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। ये नहीं हो सकता कि 6 साल हो गए और आप सेम पासवर्ड यूज कर रहे हो। फिर आपके पास फिशिंग अटैक्स आ जाते हैं जो कि आप देखते हैं, आपको डिफरेंट ईमेल्स आती हैं उसकी तरफ से, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, या जी आप फला फला साइट के ऊपर आप इतने पैसे जीत के हैं, काइंडली लॉग इन करें और अपना पैसा जो है उसको क्लेम करें। ये इस तरह के अटैक्स जो हैं इनको फिशिंग अटैक्स बोला जाता है, जिनमें के लोगों को फंसाया जाता है। जैसा कि फिशिंग के नाम से इसको बनाया गया है। फिशिंग में क्या होता है जी कि आप अपना जाल फेंक देते हैं, जो मछलियां उसमें फंस जाएं। समुंदर तो बहुत बड़ा है, समुंदर में बहुत ज्यादा मछली है, लेकिन जो मछलियां आपके जाल में फंसेंगी आप उनको ले उड़ेंगे।
इसी तरह से फिशिंग अटैक्स में होता है कि इसमें टारगेट जो है वो बहुत सारी वहां को किया जाता है, लेकिन जो बंदा क्लिक करता जाता है वो फंसता जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर आजकल बहुत कॉमन है ये। अब द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, अब हमारे पास कुछ यूज केसेस हैं। सिक्योरिटी ब्रीच एग्जांपल हमारे पास वीटेक की आ जाती है। वीटेक जो है एक हाई टेक टॉय मेकर है, जो कि बच्चों के लिए जो है वो टॉयज बनाता है। इसने क्या किया, इससे गलती हुई कि इसने अपने जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जिसमें के कस्टमर नेम थे, उनके ईमेल एड्रेस थे, उनके पासवर्ड्स थे, उनकी पिक्चर्स थे, उनकी चैट लॉग्स थी, वो इनकी हैक होंगी। वी गार्ड ने जो है वी टेक ने जो है वो प्रॉपर अपना इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय नहीं किया गया था। क्योंकि जब आप चीजों को सिक्योर बनाते हो, चाहे आप फिजिकली बना रहे हो, चाहे आप विर्चुअल स्पेस के अंदर बना रहे हो, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड करना पड़ती है। अच्छा खासा पैसा आपको स्पेंड करना पड़ता है सिक्योरिटी करने के लिए। जैसा आपको पता चलता है जी कि आपको एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको 1 साल के अंदर जो है वो 50-60 अरब की सिक्योरिटी, 70 अरब की, सॉरी, 50-60 करोड़ की सिक्योरिटी जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है। इतना खर्च सिर्फ एक बंदे को सिक्योर बनाने पे आ जाता है। तो सोचिए, जब आप इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी सर्विसेज आपको यूज करना पड़ती हैं, बहुत सारी एक्सपर्ट आपको हायर करना पड़ते हैं। तो वीटेक ने ये काम नहीं किया था प्रॉपरली। अब हैकर्स क्या कर रहे थे? हैकर्स उनके जो बच्चों के ईमेल अकाउंट्स थे उनको यूज करते हुए वो क्रेडिट कार्ड्स के लिए, बाहर की कंट्रीज में सारी चीजें पॉसिबल हैं कि आप ऑनलाइन जो है क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनको यूज करते हुए वो क्राइम्स जो है वो उनको कमिट करते थे। और इवन के उन चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन के थ्रू वो हैकर्स जो थे वो उनके पेरेंट के जो ऑनलाइन अकाउंट्स थे उनको भी टारगेट जो है वो कर सकते थे। सिक्योरिटी ब्रीच एग्जांपल इक्वाफिक्स आ जाती है हमारे पास। इक्विफिक्स जो है एक कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी है, जो कि उनके क्रेडिट कार्ड यूजर्स को रिपोर्ट करती है। अटैकर एक्सप्लॉइटेड अ वल्नरेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अटैकर ने क्या किया, जो उसका वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था उसके अंदर एक वीकनेस को ढूंढा कि जिसको यूज करते हुए वो उसके सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि वल्नरेबिलिटी वो होती है जिसको यूज करते हुए किसी भी सिस्टम को वल्नरेबल बनाया जा सके, ब्रीचेबल बनाया जा सके। That allowed nefarious parties to create unauthorized website for phishing scheme। के वेबसाइट्स के थ्रू वो लोगों को टारगेट करते थे कि जो बंदा उनकी वेबसाइट पे विजिट करता था उसके सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्टॉल हो जाता था, जिससे उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब ये हमारे पास एक छोटा सा जो है एक सिनेरियो है, जिसको हम देखेंगे। आप इसे केस स्टडी बोल सकते हैं। अच्छा, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चैट में क्रिएट हो रहे हैं, विचुअल यूनिवर्सिटी या मैं जो है, हम में से कोई भी इस चीज के ऊपर जो है वो आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप इसको ज्वाइन करें। और अगर और ना ही हम इसमें किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और मैं आपके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन करूंगा, जैसे मैं नेट अकेड के थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं नेट अकेड के थ्रू ही करूंगा, आपको नेट अकेड के थ्रू ही मैं जो है वो रिप्लाई किया करूंगा। तो अभी वापस आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। व्हाट वाज टेकन, कि क्या लिया गया था। ये बेसिकली इसमें सिनेरियोज हैं दो। सिक्योरिटी ब्रीचेस अकर व्हेन इंडिविजुअल एप्लीकेशन आर ट्राइंग टू गेन ऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। यानी कि सिक्योरिटी ब्रीचेस तब आती हैं जब कोई बंदा जो है आपकी एप्लीकेशन या आपके किसी डाटा के ऊपर एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन भी आ जाती हैं, डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं। इन ब्रीचेस के दरमियान अटैकर क्या करता है कि वो या तो आपके इनसाइड जो इनसाइडर जॉब होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टक्सनेट के बारे में, कि उनका अंदर से कोई बंदा था जिसने उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी डिवाइसेस को हैक करने में हेल्प की थी। तो हैकर्स भी ये करते हैं, या वो इनसाइडर बंदा जो होते हैं उसकी मदद से करते हैं, या वो खुद से आपके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर आपके सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज या लूप होल्स को ढूंढते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। उन लूप होल्स को यूज करते हुए या उन बंदों को यूज करते हुए वो आपके
सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस जो है वो सर्वे में हम ये देखेंगे कि कौन-सी जो हैं वो सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हुई हैं और उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ले गए थे आफ्टर सिक्योरिटी ब्रीच। कौन से एक्सप्लॉइट्स को यूज़ किया गया था और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह की ब्रीचेज़ से। अब ये है जी दिसंबर 2015 में नीमन मार्कस के नाम से ऑर्गेनाइज़ेशन थी। हुआ क्या था वहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली जो 5200 विक्टिम्स थे उनके यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोल हो गए थे। ठीक है जी। अब कौन-सा एक्सप्लॉइट यूज़ हुआ था अदर हैक्ड वेबसाइट्स का, यानी कि वेबसाइट से जो उसका एसक्यूएल इंजेक्शन होती है, इस तरह का एक टूल यूज़ किया गया था। तो क्या हुआ था कि उस वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा था, वो सारा का सारा उन्होंने फेच कर लिया था। उस वेबसाइट के ऊपर जितने भी पासवर्ड्स थे और यूज़र नेम थे, वो उनके पास आ गए। अब यहाँ पे उससे बचने के लिए उसने क्या कहा जी, यूज़ यूनिक पासवर्ड पर साइट। कि हर साइट के ऊपर यूनिक पासवर्ड यूज़ करें। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हम फेसबुक के ऊपर, बैंकिंग साइट के ऊपर, जीमेल के ऊपर, हर जगह सेम पासवर्ड यूज़ करें। इसी की वजह से 2015 के अंदर जो है वो ये 5200 बंदे ने जो है ना वो नुकसान उठाया था। लेकिन आज हम 2022 में भी सेम प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो इंसिडेंट है वो है जी 2019 से 2015 के दरमियान। सेंटीन कॉर्प के नाम से ऑर्गेनाइजेशन थी जो अफेक्ट हुई थी। इसमें 9 लाख और 50,000 बंदा था और 6 हार्ड ड्राइव्स थी जिनके ऊपर पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, जो कि एम्प्लॉइज़ के बारे में आइडेंटिफ़ाई करती थी, उनके टास्क के बारे में आइडेंटिफ़ाई करती थी। ये सारी चीज़ें जो है वो हैक हुई थी। अब रीज़न क्या था? फिज़िकल एक्सेस टू द ड्राइव्स के उनका जो सिस्टम था, जो उनका डाटा सेंटर था, वो ही सिक्योर नहीं था, कि उनके डाटा सेंटर तक फिज़िकल एक्सेस जो थी वो ईज़ी थी। अगर आपने किसी ने डाटा सेंटर विज़िट किया है तो आपको पता होगा कि आजकल डाटा सेंटर जो हैं वो हाईली सिक्योर होते हैं। इवन के रूम लॉक्ड रखा जाता है। मैंने भी जब 4 साल एज़ अ नेटवर्क इंजीनियर वर्क किया है तो हमारे पास जो डाटा सेंटर था उसमें जाने की इजाज़त बहुत लिमिटेड पर्सन्स को होती थी। यानी कि जो टेक्निकल पर्सन थे, मैं था, मेरी जो टीम थी, सिर्फ़ वही लोग जाके जो है वो उसको देख सकते थे, डाटा सेंटर को। चलिए जी, मैं स्लाइड भी आपको सेंड कर दूँगा, नो इश्यू। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ अटैकर्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ अटैकर्स में एमेचर्स भी आ जाते हैं जो कि स्क्रिप्ट किडज़ हैं विद लिटिल और नो स्किल। एमेचर्स वो होते हैं कि जिनके पास स्किल बहुत कम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन कुछ वीडियोज़ देख लेते हैं और उन वीडियोज़ को यूज़ करते हुए वो छोटी-मोटी जो है वो हैकिंग परफ़ॉर्म कर लेते हैं, किसी दोस्त को कोई ट्रिक दिखा देते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें काम नहीं आता। यूजिंग एक्जिस्टिंग टूल और इंस्ट्रक्शंस फाउंड ऑनलाइन फॉर अटैक्स, वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और ऑनलाइन जो कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि 20 साल पहले यूज़ किए गए होते हैं, वो टूल्स बाद में लीक आउट कर दिए जाते हैं। तो उन टूल्स को वो यूज़ करके तो वो कंसिडर करते हैं कि वी आर डूइंग हैकिंग। तो बेसिकली वो एमेचर्स होते हैं और वो जो है किसी गिनती में ख़ास नहीं आते, जब तक वो उसी लेवल के ऊपर रहते हैं। देन आते हैं हैकर्स, ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स टू गेन एक्सेस, जिनका पर्पस ये होता है कि कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को ब्रेक करना और उनकी एक्सेस को हासिल करना। चाहे उनके लिए उनको कोई प्री डिफाइंड टूल यूज़ करना पड़े या चाहे उनको उसके लिए कोई न्यू रास्ता जो है वो खुद से ड्राइव करना पड़े। अब इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, व्हाइट हैट आ जाते हैं, ग्रे हैट आ जाते हैं और ब्लैक हैट आ जाते हैं। व्हाइट हैट जो है वो ब्रेक इनटू सिस्टम विद परमिशन टू डिस्कवर वीकनेस और दैट द सिक्योरिटी ऑफ दिस सिस्टम्स कैन बी इम्प्रूव्ड। जैसा कि आपने एग्जांपल देखी होगी, पाकिस्तान से भी कुछ बंदे जो हैं वो आपको मिल जाते हैं कि जिन्होंने फेसबुक को, ट्विटर को, गूगल को, इनको बताया कि इनके सिस्टम्स के अंदर ये वीकनेस है, काइंडली उनको इम्प्रूव कर लें। तो वो क्या कर रहे थे, वो जनरली इसको पेन टेस्टिंग भी बोला जाता है कि वो उनके सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे कि वो कितना जो है वो सिक्योर है। तो उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं वो फिर उनको रिपोर्ट कर देते हैं व्हाइट हैट हैकर, यानी कि अच्छे लोग होते हैं ये और ये अच्छे काम करते हैं।
अपने स्किल्स को जो है, अपनी नॉलेज को जो है वो किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। देन आते हैं हमारे पास ग्रे हैट हैकर्स, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सिस्टम्स को विदाउट परमिशन। अब इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स भी आ जाते हैं कि स्टेट जो है वो उनको यूज़ करती है, अगर उनको किसी के ऊपर निगरानी करनी है या किसी को टैप करना है, तो वो ग्रे हैट हैकर्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि इमरान खान का फ़ोन जो है वो हैक हुआ था, तो वो भी ग्रे हैट हैकर्स के अंदर आता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग थी। उसके अंदर इंडिया जो है वो इन्वॉल्व था, इंडिया और इज़राइल। सुनने में ये आया था, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि क्या सच था क्या नहीं। लेकिन वो पॉसिबल है, जिस तरह से वो सिनेरियो बताया गया था कि पेगासस नाम से वायरस है और वो इतना जो है वो वल्नरेबल वायरस है कि उसके लिए आपको किसी लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके फ़ोन पे कॉल आई है, आपने उसे अटेंड भी नहीं किया, कॉल आके मिस्ड कॉल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, बंद हो गई है। जितनी देर में कॉल आई है, उसी के दरमियान जो है वो आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। देन हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स आ जाते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ एनी वल्नरेबिलिटी फॉर इल्लीगल पर्सनल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल गेन। यानी कि इनके मकसद जो हैं ब्लैक हैट हैकर्स के, वो मैलिशियस ही होते हैं, ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इन्होंने या तो कोई वल्नरेबिलिटी ढूँढ ली है, तो वो उससे पैसा कमाएँगे, या कोई पॉलिटिकल मकसद जो है वो अपना वो पूरा करेंगे। जैसा कि आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाती है ईरान के अंदर, वो पॉलिटिकल गेन था अमेरिका, और तब भी अमेरिका और इसराइल ने ये काम किया था। स्टक्सनेट ने बेसिकली किया क्या था कि जो उनका एटमी प्लांट था, उसके आरपीएम को इंक्रीज़ कर दिया था कुछ मिनट से। यानी कि अगर उ उनका आरपीएम था 700 राउंड्स पर मिनट, तो उसको कर दिया 1200 राउंड्स पर मिनट। तो उससे क्या हुआ, वो जो एटमी रिएक्टर था वो तेज़ी से घूमने लगा, उसकी हीट ज़्यादा होगी। हीट जो है वो जो उसका मैक्सिमम पॉइंट था जहाँ तक वो बेयर कर सकता था, उससे ऊपर चले गई। जैसे ही उससे ऊपर की, वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें नकारा हो गई, ब्लास्ट हो गया। तो उससे भी अच्छा खासा जो है वो नुकसान बेयर करना पड़ा था। देन आते हैं ऑर्गेनाइज्ड हैकर्स। ये आपके ग्रे हैट हैकर्स और ऑर्गेनाइज्ड हैकर्स जो है ये समवट आपके मिलते-जुलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, हैकटिविस्ट, टेररिस्ट एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। इसमें आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स भी आ जाते हैं। देन हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स आ जाते हैं। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में बात करते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ये ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट से। कि अगर आप इंटरनली जो है वो अपने आप को सिक्योर नहीं बना सके, अगर आपके पास जो है वो इंटरनली ऐसे बंदे हैं जो आपको डिच कर सकते हैं या आपकी इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनल जो बंदे हैं वही काफ़ी हैं आपके लिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कैन बी एन एम्प्लॉय और अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर। यानी कि कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है आपका, और कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर भी हो सकता है जो कि इंटरनली आपको डैम कोई मिस हैंडल ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है कि आपने जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर में कौन सी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, और वो डाटा जो है वो आपने किसी अनफेमिलियर बंदे से या अपने इंटरनल किसी ऐसे एम्प्लॉय से शेयर कर दिया है कि जो आपके अगेंस्ट था। थ्रेटन द ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल सर्वर्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस। यानी कि जो आपका इंटरनल एम्प्लॉय है, उसे पता है आप कौन-सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो सर्वर जो है वो किस हद तक अपडेटेड है, उनके ऊपर जो है वो किस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो अगर वो चाहे तो वो किसी मैलिशियस बंदे को ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और वो मैलिशियस बंदा इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कि आप कौन-कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी सर्च करना शुरू कर देगा आपके सर्वर के अगेंस्ट। अगर नहीं मिल सकती और वो हाइली स्किल्ड है, तो वो न्यू वल्नरेबिलिटी ड्राइव भी कर सकता है। और दूसरा, इसमें अगर हैकर्स की टाइप्स की बात की जाती है, तो ये डिफरेंट, क्योंकि ये थ्योरेटिकली हैं चीज़ें, तो ये चेंज होती रहती हैं। आपको कहीं इनके लिए डिफरेंट लफ़्ज़ मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही यूज़ किया जाता है, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक हैट। फैसिलिटेट आउटसाइड अटैक्स बाय कनेक्टिंग इन्फेक्टेड यूएसबी मीडिया इनटू द कॉर्पोरेट्स कंप्यूटर सिस्टम। अब ये काम जो है ये स्टक्सनेट के अंदर हुआ था कि उनके कहा ये जाता है कि उनके सिस्टम के साथ यूएसबी अटैच हुई थी, और वो यूएसबी जो है वो यूएसए से सेंड हुई थी, और वो उनका जो कोई इंटरनल बंदा था जिसने पैसे लिए होंगे डेफिनेटली, जिसने उनके सिस्टम के साथ सिर्फ और सिर्फ जाके यूएसबी अटैच की थी।
तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेंट्रल नेटवर्क है, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसका एक सेंट्रल नेटवर्क है। तो अगर इनके सिस्टम के साथ यूएसबी अटैच करते हैं आप, मोस्टली आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को बंद किया होता है कि आप उनकी यूएसबी पोर्ट्स को यूज़ ही नहीं कर सकते। एक्सीडेंटली इनवाइट मालवेयर ऑनटू द नेटवर्क थ्रू मैलिशियस ईमेल और वेबसाइट, कि आपसे गलती से जो है वो आपको नॉलेज नहीं था साइबर सिक्योरिटी का, तो आपने गलती से ऐसा काम परफॉर्म कर दिया है कि जिससे आपका सिस्टम या आपकी वेबसाइट हैक होगी। कैन काज ग्रेटर डैमेज बिकॉज ऑफ डायरेक्ट काज, यानी सॉरी डायरेक्ट एक्सेस, कि जो इंटरनल एम्प्लॉय होता है आपका, उसका आपकी सारी जितनी भी चीजें आपकी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ऑलमोस्ट उन चीजों तक डायरेक्ट एक्सेस होती है। तो अगर उसे किसी भी चीज को डैमेज करना है तो वो उसे डायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं। देन आता है जी एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो कि आपको अ, आपके बाहर से आते हैं, साइबर स्पेस के थ्रू आते हैं, जो कि आपके नेटवर्क्स के थ्रू आते हैं। इंटरनल तो हो गया ना, फिजिकली बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। एक्सटर्नल जो भी थ्रेट्स आएंगे वो आपको विजुअली आएंगे। इसमें क्या होता है जी कि आपकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया जाता है नेटवर्क के अंदर, और फिर उन वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट अटैक जनरेट किए जाते हैं। यूज सोशल इंजीनियरिंग टू गेन एक्सेस। अच्छा, ये सोशल इंजीनियरिंग जो है ये भी बहुत ज्यादा वाइडली जो है आपको इससे बचना है। होता ये है कि आपका एक ग्रुप है, ग्रुप में 10 बंदे हैं, अब आपने उस ग्रुप के साथ अननोइंगली कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जो आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है। ठीक है, आप तो अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ आप फिर रहे थे, इस इन बिटवीन कोई बंदा आया, वो आपके साथ फ्री हुआ, आपके साथ अटैच हुआ, आपने उसको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी, तो वो क्या होएगा, उसको आपके आपकी लाइफ के बारे में, आपके डिसीजन के बारे में, आप किस तरह के इंसान हैं, वो चीजें समझ जाएगा, और वो उसके अगेंस्ट फिर आपसे अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, और फिर वो उसको यूज करते हुए एक्सेस को गेन कर सकता है। फिर आता है जी हमारे पास साइबर वारफेयर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये साइबर अटैकर्स आ जाते हैं दो तरह के जी, इनसाइडर्स हैं उसमें और आउटसाइडर्स हैं। इनसाइडर्स के अंदर आपके पास एम्प्लॉयज हैं, एक्स एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। आउटसाइडर्स में आपके पास ऑर्गेनाइज्ड अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं और एमेच्योर्स हैं। ये तीनों बंदे जो है वो आपके आउटसाइड अटैकर्स हो सकते हैं, इनसे बाहर नहीं होगा। साइबर वारफेयर आता है कि साइबर स्पेस को यूज करते हुए जंग लड़ ली जाती है, कि कोई कंट्री था, आपने उसको गिराना था, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने इंटरनेट पे ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट की कि उस कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बट इज साइबर वारफेयर, साइबर वारफेयर कंफ्लिक्ट यूजिंग साइबर स्पेस, क्या आपने साइबर स्पेस को यूज करते हुए उस कंट्री के अंदर कंफ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, कंफ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ये स्टक्सनेट का नाम भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, स्टक्सनेट मालवेयर डिजाइन टू डैमेज ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट, यूज्ड मॉड्यूलर कोडिंग, यूज्ड स्टोलन डिजिटल सर्टिफिकेट्स, के उसके अंदर जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स थे वो यूज किए थे। डिजिटल सर्टिफिकेट्स बेसिकली, अब अगर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की मैं एग्जांपल दूं, तो आप जो है वो जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट से आप अगर आरपी ऑफिस वगैरह आप में से कोई गया है डीसी ऑफिस, तो वो आपको पता है कि वो आपकी गेट के ऊपर जो है वो आपकी आइडेंटिटी लेते हैं पूरी, आपका सीएनआईसी जो है वो उसको देखते हैं, उसकी कॉपी अपने पास रखते हैं, और फिर वो आपका वो नोट कर लेते हैं आप किस पर्पस के लिए आए हैं, और वो आपका एंट्रेंस टाइम और जब आप जा रहे हैं वो टाइम वो आपका नोट कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर सारा डाटा जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ अपने पास उसको देख लेते हैं कि अगर कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट हुई है तो उस डाटा से पता चला लेते हैं किस बंदे ने की है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी यही होता है कि आपको इस तरह से सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं कि अगर आप किसी गेट पे रोका गया है, किसी सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर आपको रोका गया, तो आप वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स अपना दिखाते हैं, और वो आपको रिसोर्स तक जो है एक्सेस दे देता है। तो उनके एटमी जो रिएक्टर था उसके लिए जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज हुए थे उनको स्टॉल कर लिया गया था, सॉरी स्टील कर लिया गया था, और बाद में उन्हीं के यूज करते हुए फिर क्या किया था कि उनके जो इनर कोर था प्रोग्रामिंग का, वहां तक एक्सेस ली गई थी।
एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये स्क्रीन के साथ आई थिंक सो शायद कोई इश्यू है कि ये खुद से ही जो है स्क्रीन शेयरिंग बंद हो रही है बार-बार। रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी चल रही है। मैं इसीलिए बार-बार जो है ना इसको देख रहा हूँ। सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम। लेकिन जब तक आप क्राइम कमिट नहीं होता, आपको पता है आप किसी के ऊपर जो है वो केस नहीं कर सकते। चलें जी, मैं इस चीज़ का भी जो है वो नेक्स्ट टाइम चेक कर लूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा है। एलएमएस और क्विज़ का मैंने इस सेशन के स्टार्ट में गाइड किया है। अगर आप में से उस वक़्त कोई नहीं था तो जब ये सेशन एंड होगा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह शाम तक आपसे शेयर हो जाएगी क्योंकि इसे प्रोसेस करना होता है। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप इसके स्टार्ट में देख सकते हैं कि मैंने जो गाइड किया था आपके एलएमएस के बारे में और क्विज़ के बारे में। जी, जी, डेफ़िनेटली इस लेक्चर की जो है वो आपको मिल जाएगी। एलएमएस आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा, आप नेटअकैड की बात कर रहे हैं, तो वो आपका एक्टिवेटेड होगा। जी, पेन टेस्टिंग इस कोर्स में नहीं है, ये कोर्स जो है आपके इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के नाम से है। इसमें इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएँगी, इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर। और इंट्रोडक्टरी लेवल में जो है आपकी पेन टेस्टिंग नहीं आती। हमारे पर्पसेस क्या होते हैं जी? द पर्पस ऑफ साइबर वारफेयर, कि ये जो साइबर वारफेयर है इसके क्या आप यूज टू गेन एडवांटेज ओवर एडवर्सरीज, नेशंस और कंपिटिटर्स, कि जो आपके कंपिटिटर्स हैं जैसे कि कोक है उसका कंपिटिटर पेप्सी है, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो बना सकते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं कि जिनमें वो अपने कंपटीटर की प्लान्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान्स के बारे में, उनके वेंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें और देन उन वेंडर्स को जो है वो करप्ट करने की कोशिश करें। नेशंस के बारे में जैसा कि हमने ईरान के केस को डिस्कस किया कि वहाँ पे उनका जो एटमी रिएक्टर था, अब आप देख सकते हैं कि उनका एटमी प्लांट जो है वो किसी भी मुल्क के लिए उसकी क्या अहमियत होती है। जैसे कि पाकिस्तान के हैं जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कि उनकी अहमियत जो इम्पोर्टेंस जो है वो किस तरह से है पाकिस्तान के लिए। तो पर्पस जो है बेसिकली कैन सबोटाज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, कि जो चलें ये स्क्रीन जो है शेयर की थी आई थिंक सो आप में से अभी उसकी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के से बंद हो गई होगी और दोबारा से स्क्रीन शेयर है। तो नहीं, हैकर नहीं है बेसिकली इसमें जो है होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी स्क्रीन को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो वो जो है यहाँ पे अपनी स्क्रीन को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो इनको इस क्लास से ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि ये क्लास जो क्रिएट की गई है, ये आपको पता है फ्री क्रिएट की गई है। इसमें आपसे कोई चार्जेज़ नहीं लिए जा रहे। जो बेसिक पर्पज़ था इसका वो ये था ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉलेज डिलीवर किया जा सके। तो आई थिंक सो अली साहब ने कोई पैसे पे नहीं किए इस क्लास के लिए। दैट्स व्हाई वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि उनकी वजह से बाकी सबका टाइम खराब हो रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए उनको और बहुत सारी प्लेसेस मिल जाएँगी या वो पैसे पे करके जो है वो किसी क्लास के अंदर जाके अगर ये हरकत करते हैं तो जस्टिफाएबल भी होगी। लेकिन ये जो है फ्री कोर्स है और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप दोबारा से इस तरह की किसी एक्टिविटी के अंदर आते हैं और काइंडली जो है आप मत करें। Can sabotage the infrastructure of other nations, give the attackers the ability to blackmail governmental personals, कि अटैकर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको अवेल कर लेते हैं, उनकी जो पुलिसेस होती हैं अगर वो कोई एंटी स्टेट पुलिसेस होती हैं या कुछ करप्शन होती है उनकी, तो वो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो उनको क्या कर सकते हैं, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। सिटीजन्स में लूज कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम।
कि जो लोग होंगे, अब जैसे कि अगर आपके स्टेट बैंक की वेबसाइट्स जो है वो हैक हो जाती है या आपका स्टेट बैंक जो है सिटीजन में लूज कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम। डेफिनेटली अगर आपकी जो है वो स्टेट बैंक की साइट्स वगैरह हैक हो जाती हैं तो जो आपके शहरी हैं या जो लोग हैं वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये हमको सिक्योर बना सकते हैं। अफेक्ट द सिटीजन्स फेथ इन देयर गवर्नमेंट विदाउट एवर फिजिकली इन्वेडिंग द टारगेटेड नेशन। इससे क्या होगा कि लोगों का जो फेथ है वो अपनी गवर्नमेंट से बिल्कुल खत्म हो जाएगा बगैर किसी फिजिकली जो है वो टारगेट किया गया नेशन को। अभी इस तरह की हमें बहुत सारी एग्जांपल मिल जाती हैं। जो लास्ट लाइन है आपके पास कि गवर्नमेंट से जो है वो फेथ खत्म हो जाता है जो सिटीजन्स होते हैं उनका। आजकल भी अगर हम देखते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर इसी तरह की सिचुएशन जो है वो बनी है कि गवर्नमेंट पे ऊपर जो फेथ है वो खत्म हो चुका है। स्क्रीन अभी आपके साथ शेयर है। यूबीएल के भी था, एचपीएल के भी था। बेसिकली वो अकाउंट्स हैक नहीं हुए थे, वो डिनायल ऑफ सर्विस क्या कहते हैं उसे, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, डीडीओस जी बिल्कुल। तो उसमें क्या थी कि आपको वो रोक देते हैं अपने रिसोर्सेज यूज करने से, कि आपके रिसोर्सेज जो हैं उनकी लिमिट थी कि वो एट अ टाइम जो है 10,000 क्यूरीज को हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने 10,000 फेक क्यूरीज जो हैं वो उसके ऊपर जनरेट कर दी थी। तो वो 10,000 क्यूरीज जब फेक जाती हैं उसके ऊपर, तो फिर आपके पास जो है वो उनको जो रियल क्यूरीज होती हैं वो उनको हैंडल नहीं कर सकता। तो अभी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। वीडियो स्क्रीन जो है वो अभी यही आपको शो हो रही है। मैंने स्लाइड्स जो हैं वो बंद कर दी क्योंकि स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी सॉरी, मैं माइक इनेबल नहीं कर सकता क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो फिर ओ, जी आपको किसी का डाटा हैक करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको नहीं सिखा सकता ना बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि आप स्टडी कर सकते हैं खुद। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आप देखें ना, जो चीज़ें सिक्योर करने के लिए यूज़ होती हैं वो एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होती हैं। सेम नॉलेज होता है, सिर्फ आपका जो यूजेज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अगर आप अपने इस नॉलेज को पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो आप चीज़ों को सिक्योर बनाओगे। अगर आप नेगेटिवली यूज़ करोगे तो आप चीज़ों को एक्सप्लॉइट करोगे। तो बेहतर यही है कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करो, जब आपके पास इस लेवल के ऊपर स्किल्स आ जाएँ। हमारे पास बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इस लेक्चर के स्टार्ट में करा चुका हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं वो पढ़ाएँगे। जी ज़रूर, मैं आज का लेक्चर समराइज़ कर देता हूँ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच ज़ीशान। हम खुद को सेफ कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आज को अब बहुत बहुत सारी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जो कि हम लोग खुद भी डेली लाइफ़ के अंदर उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और हम सेम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। हमें क्या करना है कि हमें जो नॉलेज हमारे पास है, हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को परफेक्ट करना है। तो ये है कि हम बहुत सारे अटैक से बच जाएँगे। क्विज़ और एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने स्टार्ट में बता दिया, आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म के ऊपर देख सकते हैं। जी, इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी।
जी, आपको लैब्स जो हैं वो मैं उधर नेटअकैड के थ्रू मैं आपको फॉरवर्ड कर दिया करूँगा। मैंने आपको बताया कि ये कोर्स जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल पे कोर्स है, आपका इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी है। तो कोशिश करूँगा मैं आपको कि इसमें 1-2 लैब्स जो हैं मैं आपको लिनक्स के ऊपर जो है वो परफ़ॉर्म करा दूँ, पासवर्ड ब्रेक की। जिसमें कि आप जो यूज़र अकाउंट्स होते हैं आपके, जो कि आपके सिस्टम पे होते हैं डिफरेंट, आप उनके पासवर्ड जो है वो गेट करते हैं और ब्रेक करते हैं। लेकिन ये कि इंट्रोडक्टरी लेवल पे कोर्स है, तो इसमें जो है वो फिर हम चीज़ों को एसोसिएट लेवल पे या प्रोफ़ेशनल लेवल के ऊपर नहीं लेके चल सकते। अटेंडेंस का सिस्टम कोई नहीं है जी इसमें, आपकी अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो अटेंडेंस जो है वो आपने सिर्फ़ कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने हैं, वो मैंडेटरी है, वो आपको लाज़मी अटेम्प्ट करने हैं। जी, डेफ़िनिटली आपको ये वीडियो और स्लाइड्स प्रोवाइड हो जाएँगी। जी, इसका सर्टिफ़िकेट जो होगा वो आपको सिस्को, आईटीयू, डीटीसी के बारे में आपको बताया था, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आपको इन तीनों की तरफ से जो है वो आपको एक सर्टिफ़िकेट जो है वो मिलेगा, जो कि इंस्ट्रक्टर साइंड सर्टिफ़िकेट होगा। जी, जो ब्रेकेबल पासवर्ड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। हैकिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता जी। नहीं जी, जब आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या उसमें पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसको नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि वो आप कर रहे हैं। हाँ, ये है कि आपने कोई पॉलिसी उस पे गलत लगा दी है कि जिसकी वजह से जो आपके यूज़र्स हैं, उनको इश्यू आ रहा है, तो ये आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको इसके बारे में बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं ऑनलाइन, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, अगर आप उस पे नेटअकैड पे जाते हैं, उसमें आप करियर पाथ को देखते हैं, करियर पाथ पे जाके आप देखते हैं कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी जो है वो स्पेशलिस्ट बनना है, तो उसके लिए क्या पाथ है? वो आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, आपको कौन-सी चीज़ों से फ़ैमिलियर होना चाहिए, कौन-सी से नहीं। और सबसे ईज़ी तरीका जो है वो गूगल है। कोई भी चीज़ आपको जो है वो समझ नहीं आ रही, आप उसको गूगल कर सकते हैं। जी, क्रिप्टोग्राफ़ी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है और इंटीग्रिटी जो है, ये क्रिप्टोग्राफ़ी से ही मतलब क्रिप्टोग्राफ़ी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। क्रिप्टोग्राफ़ी जो है, आप कह सकते हैं कि इसका एक नाम है, जैसे कि हमारे पास बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इसलिए क्रिप्टोग्राफ़ी है। क्रिप्टोग्राफ़ी के अंदर ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ये सारे एल्गोरिदम्स और चीज़ें आ जाती हैं। नहीं जी, इसमें अभी रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इसमें लाइव लेक्चर्स होते हैं और उन लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। सीआईएसपी जो है, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोफ़ेशनल लेवल के ऊपर सर्टिफ़िकेशन है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो डेफ़िनेटली जो कोर्स हम रीड कर रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे है। हाँ, ये बेसिक लेवल का कोर्स करने के बाद आप जो है प्रोफ़ेशनल लेवल पे जो कोर्स करेंगे, उसको समझने के लिए आपको आसानी हो सकती है। लेकिन क्या है जी कि आपके पास वही नॉलेज है जो सीआईएसपी के पास है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हैकिंग आप कहीं से भी करेंगे वो इल्लीगल है। जी, रिमेनिंग लेक्चर्स की भी टाइमिंग इंशाल्लाह सेम होगी और डे भी सेम होगा। आपके मैसेजेस बहुत तेज़ी से गुज़रने हैं। ये जैसे-जैसे लेक्चर रिकॉर्ड होगा ना, इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ आफ्टर लेक्चर शेयर की जाएगी। ये इसी तरह से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। एसक्यूएल इंजेक्शन आपकी एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होती हैं उसके ऊपर की जाती है। बेसिकली लीगल चीज़ ही होती है वो, लेकिन इल्लीगल वे में यूज़ किया जाता है उसको, कि आप देखें ना, आपके पास एक क्यूरी है जिसको यूज़ करते हुए आप डेटाबेस से डाटा फेच करते हो। अब आप क्यूरीज का एक इंजेक्शन बना देते हो और डेटाबेस को लगा देते हो और उसके अगेंस्ट वो आपको वहां से डाटा निकाल के दे देता है।
तो सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो यही होती है, और ये डिफरेंट वेबसाइट्स की जो डेटाबेसेस होती हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है इसको यूज करते हुए। नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी जो है ना, इसमें ज्यादातर ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर वाला सीन आ जाता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो टैक्स को, किस तरह से सिक्योर बनाते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी में जो आपकी नेटवर्क डिवाइसेस यूटिलाइज होती हैं उनको सिक्योर करने की बात की जाती है, जैसे कि राउटर है, जैसे कि स्विच है, इनको किस तरह से आप सिक्योर बना सकते हो। जो इस तरह की डिवाइसेस हैं वो सारी आ जाती हैं। पाइथन तो आपको नहीं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में डेफिनेटली पाइथन भी और स्क्रिप्टिंग जो है वो यूज की जाती है। जी, लेक्चर्स 2 आवर्स का ही है। ये 3 आवर्स 39 मिनट्स जो है, जब से बच्चों ने जॉइन करना शुरू किया है तब से ये क्लास का टाइम आ रहा है। तो क्लास का जो एक्चुअल टाइम है वो यही है जो हमने आपको रिकॉर्डिंग अभी शेयर करनी है। जी, ये फिक्स स्केड्यूल ही है। आपकी नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह सेम टाइम पे क्लास होगी। अगर आप व्हाट्सऐप का बेसिक वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि व्हाट्सऐप की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो वो कोई इतना ईज़िली हैकेबल नहीं है। उससे अच्छा है कि कोई आपकी डिवाइस को हैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप जीपी व्हाट्सऐप यूज़ कर रहे हैं, जीपी व्हाट्सऐप से आप फ़ैमिलियर होंगे, आजकल एक एप्लीकेशन चल रही है, वो बड़ी ईज़िली हैकेबल है। जी, लेक्चर आपको ईमेल के ऊपर आपको लिंक रिसीव हो जाएगा लेक्चर का। क्लास थर्सडे के थर्सडे होगी आपकी। चलिए जी, मेरे पास कोई और अब नहीं था, तो अब जो भी शेयर करेगा चीज़ मैं उसको एक्सपेल करूँगा क्लास से। जी, ये तो मेहरबानी होगी कि आप रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो बार-बार नहीं पूछें। क्विज़ की लास्ट डेट बेटा आपको 12 जून से पहले-पहले आपको करना है। एग्ज़ाम पैटर्न आपके एमसीक्यूज़ ही होंगे। आपको ये वीडियो के ज़रिए इटसेल्फ नहीं मिल सकता, आपको क्लासेस के बाद जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट टाइम भी लेक्चर आपका थ्योरी होगा, और जिस तरह से हमने कुछ लैब्स एक छोटी सी लैब परफॉर्म की थी हैश फंक्शन की, इस तरह की लैब्स हो सकती हैं। इसमें कोई मेजर लैब नहीं है इस कोर्स के अंदर। मैंने आपको बताया ये इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर कोर्स है जो कि फ्री दिया जा रहा है। तो इसमें आपको जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएँगी। नोट्स इसमें आपको इसकी स्लाइड्स जो हैं वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। एग्ज़ाम्स इसके जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के अंदर किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको कैंपस विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठ के इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अली इज़ बैक। ठीक है जी। बेटा वो तो अब, क्योंकि इस कोर्स के अंदर, इस फ्री कोर्स के अंदर अराउंड 2000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो मुझे जो है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मुझे इसका लिंक जनरेट करना पड़ता है। उस लिंक को यूज़ करते हुए कोई सा भी बंदा, चाहे वो इस कोर्स में एनरोल है या नहीं है, वो इस क्लास को जॉइन कर सकता है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करूँगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर जॉइन नहीं कर सकेंगे, जिनको वो तरीकाकार समझ नहीं आएगा। ये बेसिकली स्टूडेंट ही है जिन्होंने इस कोर्स के अंदर एनरोल किया था, लेकिन वो अपना और सबका टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं।
इसमें कोई जो है वो कोई हैकिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें सिंपल जो है वो प्लेसेस हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी ईमेल्स जो हैं वो गलत प्रोवाइड की हुई है फॉर्म के अंदर। तो उनको जो है वो फिर मेबी ईमेल रिसीव ना हुई हो। जी नहीं, पूरे पौने 4 घंटे से क्लास नहीं चल रही, क्लास 11 बजे स्टार्ट हुई है। वो आपको इंशाल्लाह आप बाकी लेक्चर्स भी लें, तो आपको जो है वो हो जाएगा अंदाज़ा कि आप किस तरह से कर सकते हो। चलिए आप जो भी कर लें, लेकिन आप मेरे लिए एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिस तरह से मुझे क्लास में एक शरारती बच्चा जो है वो मिल जाता है। इट्स ओके। क्योंकि अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पुट करूँगा, क्लास के अंदर कोई पासवर्ड वगैरह या चीज़ें यूज़ करूँगा, स्टिल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू भी आएगा और लेक्चर्स जो हैं वो जॉइन कर सकते हैं। खैर आप इग्नोर करें। जी बिल्कुल। अभी समरी जो है अगर हम करते हैं, कंक्लूड करते हैं जी अब कोर्स को। सॉरी, आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। बेटा मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई फेल होना चाहिए। आप माशाल्लाह आप सब लोग जो है वो पास हो जाएँगे बहुत ईज़िली, अगर आप थोड़ा-सा जो है इसके ऊपर मेहनत करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप काइंडली जो है फेल पास का इसमें पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं है, आप इंशाल्लाह सारे पास हो जाएँगे। आप इसका फाइनल पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है अपना, उसकी तैयारी करके सारा। हम चैप्टर समरी की बात कर रहे थे कि हमने आज पर्सनल डाटा को डिफाइन किया है कि पर्सनल डाटा जो है वो किस तरह से आपका वर्क करता है। पर्सनल डाटा के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और पर्सनल डाटा को आप किस तरह से सिक्योर बना सकते हो। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यू डिफाइन की पर्सनल डाटा की। ऑर्गेनाइजेशनल डाटा और पर्सनल डाटा के अंदर क्या डिफरेंस है और ऑर्गेनाइजेशनल डाटा के अंदर कौन सी कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में हाईली जो प्राइवेट कैटेगरी है वो कौन सी है। हमने सिक्योरिटी ब्रीचेस के इम्पैक्ट को डिस्क्राइब किया कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीचेस आते हैं तो उसके अगेंस्ट जो इम्पैक्ट आता है वो किस तरह से आपको अफेक्ट करता है। जैसा कि हमने जीमेल का सिनेरियो देखा, हमने फेसबुक का सिनेरियो देखा, हमने स्टक्सनेट के बारे में डिस्कस किया। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड मोटिव्स ऑफ एन अटैकर। हमने ग्रे हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर्स उनके बारे में डिस्कस किया, उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं, वो क्यों ये काम करते हैं, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। लीगल और एथिकल इशू जो है फेसिंग अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल वो क्या हो सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस ऑफ अ साइबर वारफेयर, कि जो साइबर वारफेयर चल रही है उसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों की जाती है। बेसिकली किसी भी कंट्री को विदाउट एनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए जो जो है ये काम किया जाता है। तो बच्चे जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आप इनको एक बिगर लेवल के ऊपर देखा करें कि अगर आपके पास कोई लिंक आ रहा है तो आप उस विदाउट नोइंगली आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आप क्लिक करते हो, ओपन करते हो। आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करते हो, उस बैक एंड पे जो है उसके साथ कोई किट अटैच थी जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुई है। उसके बाद आपके सिस्टम की एक्सेस चली जाएगी कि आपको कोई बंदा जिसको आपने देखा नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो आपको लिंक सेंड कर रहा है। आप लिंक को रिसीव कर रहे हो और रिसीव करने के बाद आप उस पे क्लिक कर रहे हो और जैसे ही आप देखते हो आपका सिस्टम हैक हो चुका होता है। तो बेसिकली आपको खुद को सिक्योर बनाने से पहले सबसे पहले अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। हम पाकिस्तानियों का तो वैसे ही इशू है कि अगर हम पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, नीचे कुछ हो रहा है तो सारे के सारे नीचे देखने लग जाते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। पुल से नीचे उतर के नहीं जाते वो देखने। तो इसी तरह से है कि हमारे पास लिंक आता है और हम सारे जो है ना उस पे क्लिक करना शुरू कर देते हैं।
हमें नहीं पता होता वो लिंक किसने पोस्ट किया है, वो कोई मैलिशियस बंदा है, वो कौन है, वो क्या करेगा हमारे डाटा के साथ। तो इस तरह की चीज़ों से जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अफ़ेक्टेड होती हैं वैसे, और ये स्क्रिप्ट किडीज़ जो हैं वो यही काम करते हैं, आपको लिंक सेंड करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस एंड्रॉयड पे इंस्टॉल करते हैं और वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी यही काम होता है कि जो आपका वो बहुत सारी परमिशंस जो है वो माँग लेते हैं उसके अंदर। तो अगर कोई लिजिट ऐप है, जैसा कि व्हाट्सऐप वगैरह है, तो परमिशंस की समझ आती है। लेकिन अगर आपने कोई सिंपल लतीफ़ों वाली ऐप डाउनलोड की है और उसके अंदर वो आपसे माइक की परमिशन माँग रहा है और वीडियो की परमिशन माँग रहा है, तो फिर जो है ना वो काम मुश्किल हो जाता है, वो आपकी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है बाद में पर्सनली। क्विज़ में अराउंड 20, 25, 30 एमसीक्यूज़ होंगे। अब मुझे एग्ज़ैक्टली जो है कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह। सोशल इंजीनियरिंग टूल किट सोशल इंजीनियरिंग टूल किट कहा जा सकता है इसको, लेकिन वो दूसरी रूट किट्स होती हैं और टूल किट्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है। वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक और चीज़ आ जाती है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें ये आप सिक्योरली जो है अपने डाटा को ट्रैवल कराते हो फ्रॉम वन एंड टू सेकंड एंड, जिसमें कि आपकी टनल्स बन जाती हैं, उन टनल्स के अंदर डाटा ट्रैवल करता है, उन टनल्स के साथ आप ऑथेंटिकेट करते हैं, तो डाटा ट्रैवल कर सकता है। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जो आपके चैप्टर एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर एमसीक्यूज़ कम हैं। जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर एमसीक्यू ज़्यादा होंगे। वीक में 1 ही दिन क्लास होगी और अभी जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है।